Chapter 1 New Principalities Acquired by One's Own Ability. आइए हम उन लोगों के सबसे ऊंचे उदाहरणों को देखें, जैसे एक चतुर तीरंदाज अपने निशाने से बहुत ऊपर का लक्ष्य साधता है। इसलिए नहीं कि वो घमंडी है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है कि दूरी बहुत ज्यादा है और आसमान की तरफ ताक कर ही उसका तीर सही निशाने पर बैठ सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी बिल्कुल नए राज्य में कदम रखता है, जहां वो खुद नया है और उसके खानदान की कोई जड़ें नहीं हैं, तो उसका टिके रहना पूरी तरह से उसकी अपनी योग्यता या फिर किस्मत के बदलते खेल पर निर्भर करता है। और हालांकि ये सच है कि जिसे किस्मत का साथ मिलता है उसकी राह आसान हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति किस्मत के भरोसे सबसे कम बैठता है वही सबसे लंबे समय तक राज करता है। उन गिने चुने महान लोगों के बारे में सोचिए जो किस्मत के पहिए से नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर सत्ता तक पहुंचे। मूसा, साइरस, रोमिलस, थीसियस, ये इंसानी महत्वाकांक्षा के सबसे बड़े नाम हैं। कोई कह सकता है कि हमें मूसा के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तो केवल ईश्वर के आदेशों का पालन करने वाले एक माध्यम थे। फिर भी वे हमारी गहरी श्रद्धा के पात्र हैं, क्योंकि उनमें वो अनोखी खूबी थी जिसने उन्हें साक्षात ईश्वर से बात करने के योग्य बनाया। लेकिन साइरस और उन लोगों को देखिए जिन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को जीता और उनकी नींव रखी। आप पाएंगे कि उनके काम भी उस महान नियम निर्माता से अलग नहीं थे। जब आप उनकी जीतों को अलग हटाकर उनके शुरुआती दिनों को देखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि किस्मत ने उन्हें एक मौके के अलावा कुछ नहीं दिया था। एक कच्चा, बिना आकार का मौका। किस्मत ने सिर्फ सामान जुटाया था। ये उनका अपना दिमाग और उनकी अपनी योग्यता थी जिसने उस मौके को एक महान भाग्य में बदल दिया। अगर वो खास मौका न मिलता तो उनके भीतर की आग बिना किसी के ध्यान में आए बेकार ही बुझ जाती। लेकिन अगर उनके पास वो योग्यता न होती तो वो मौका भी उनके सामने बेकार ही चला जाता। उन शुरुआती दिनों के भारी संकट की कल्पना कीजिए। मूसा को इस्राएल के लोगों को मिस्र में गुलाम, सताया हुआ और लाचार पाना था, ताकि गुलामी से छूटने की उनकी तड़प उन्हें एक ऐसे वफादार दल में बदल दे जो उनके पीछे जंगलों में जाने को तैयार हो। रोमुलस के लिए अल्बा में कोई जगह नहीं हो सकती थी। उन्हें पैदा होते ही लावारिस छोड़ना पड़ा ताकि वे रोम को बसाने और उसके राजा बनने का सपना देख सकें। साइरस को फारस के लोगों को मेडीज के कमजोर और विलासी शासन से परेशान और टूटा हुआ पाना जरूरी था। और थीसियस कभी अपनी महानता नहीं दिखा पाते अगर उन्हें एथेंस के लोग बिखरे हुए और निराश न मिलते। इन मौकों ने ही इन पुरुषों को भाग्यशाली बनाया, लेकिन ये उनकी अपनी महान क्षमता थी जिसने उन्हें उस पल को पहचानने, उसे पकड़ने और अपने वतन को बड़प्पन और हमेशा रहने वाली समृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने की ताकत दी। फिर भी कोई आपको बहका न पाए, अपनी योग्यता से जीतने वालों का रास्ता बहुत कठिन और चढ़ाई भरा होता है। वे अपने राज्यों को बड़ी मुश्किलों से हासिल करते हैं। माहौल हमेशा तनाव से भरा होता है, क्योंकि उन्हें अपने राज्य को सुरक्षित करने और खुद को बचाए रखने के लिए एक बिल्कुल नई व्यवस्था, नए कानून और नए नियम लागू करने होते हैं। एक नई व्यवस्था की शुरुआत करने से ज्यादा खतरनाक, सफलता के लिहाज से संदिग्ध और संभालने में मुश्किल काम कोई दूसरा नहीं है। इसके कारण इंसानी स्वभाव की कमजोरियों में गहराई से छुपे हुए हैं। नई व्यवस्था लाने वाला उन सभी लोगों को अपना पक्का दुश्मन बना लेता है जो पुराने कानूनों के तहत मजे में रह रहे थे, और जिन्हें इस नई व्यवस्था से फायदा हो सकता है वे बहुत ठंडे मन से उसका साथ देते हैं। ये ठंडापन कुछ हद तक उन दुश्मनों के डर से पैदा होता है जिनके हाथ में पुराने कानून की ढाल है, और कुछ हद तक इंसानों के इस स्वभाव के कारण होता है कि वे किसी भी नई चीज पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक कि वे उसे एक लंबे और कड़े अनुभव से सच होते न देख ले। इसलिए जब भी पुरानी व्यवस्था के दुश्मनों को हमला करने का मौका मिलता है, वे पूरी ताकत से हमला करते हैं। दूसरी तरफ नई व्यवस्था का साथ देने वाले आधे अधूरे मन से खड़े रहते हैं, जिससे वे खुद को और अपने राजा दोनों को बर्बादी के रास्ते पर ले आते हैं। इस संघर्ष को साफ तौर पर समझने के लिए हमें एक ज़रूरी सवाल पूछना होगा। क्या ये नई शुरुआत करने वाले अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, या वे दूसरों पर निर्भर है? क्या उन्हें मदद की भीख मांगनी पड़ती है, या वे बात मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं? जब उन्हें मिन्नतें करनी पड़ती है और वे केवल समझाने बुझाने पर निर्भर होते हैं, तो उनका अंत हमेशा बुरा होता है। वे कुछ भी टिकाऊ हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जब वे पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं,
जब उनके पास ताकत और मजबूर करने के लिए हथियार होते हैं तो वे शायद ही कभी खतरे में पड़ते हैं। यही कारण है कि इतिहास में सभी हथियारबंद पैगंबरों ने जीत हासिल की, जबकि बिना हथियार वाले पैगंबर पूरी तरह से तबाह हो गए। पुरानी व्यवस्था के विरोध के अलावा आम जनता का स्वभाव भी बहुत चंचल होता है। लोगों को किसी नई बात पर राजी करना तो आसान है, लेकिन जब उनके मन में शक पैदा हो तो उन्हें उस बात पर टिकाए रखना एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए स्थितियां इस तरह से तैयार की जानी चाहिए कि जब लोग विश्वास करना बंद कर दें तो आपके पास उन्हें ताकत के बल पर विश्वास दिलाने के साधन मौजूद हों। मूसा, साइरस, थीसियस और रोम्यूलस कभी भी अपने नियमों का लंबे समय तक सम्मान नहीं करवा पाते अगर वे निहत्थे होते। उनका हश्र भी सवोनारोला जैसा होता, जिनकी नई व्यवस्था उसी पर ढह गई जब जनता का उन पर से भरोसा उठ गया, क्योंकि उनके पास न तो अपने मानने वालों को बांधे रखने का कोई तरीका था और न ही शक करने वालों को मजबूर करने का कोई साधन। ऐसी बड़ी योग्यता वाले पुरुषों को सत्ता के रास्ते पर सबसे भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उनके सफर के शुरुआती दौर में हर खतरा, हर रुकावट उनके सामने खड़ी हो जाती है और उन्हें अपनी बुद्धि और हिम्मत के बल पर उन पर पार पाना होता है। लेकिन एक बार जब वे इन बाधाओं को पार कर लेते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं और उन लोगों को खत्म कर देते हैं जो उनकी तरक्की से जलते थे, तब लोग उन्हें बहुत आदर से देखने लगते हैं। अपने विरोधियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के बाद वे सुरक्षित, शक्तिशाली, सम्मानित और सुखी हो जाते हैं। आइए इस बड़ी बात को समझने के लिए एक छोटे लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद उदाहरण पर गौर करें। एक ऐसा उदाहरण जो पुराने समय के महान लोगों से मेल खाता है और जिसकी योग्यता ने ही इसे गुमनामी से ऊपर उठाया। सिरैक्यूज के हियरो के बारे में सोचिए। वे सिर्फ एक आम नागरिक थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया। सिरैक्यूज के लोग जो अत्याचार से परेशान और निराश थे, उन्होंने हियरो को अपना सेनापति चुना और अपनी योग्यताओं से उन्होंने खुद को राजा बनने के काबिल साबित कर दिया। उनका व्यक्तिगत गुण इतना कमाल का था कि उनके बारे में लिखने वालों ने कहा कि उनमें एक राजा होने के लिए बस एक राज्य की कमी थी, बाकी सब कुछ था। हियरो ने किस्मत के भरोसे किसी साम्राज्य के मिलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना को देखा, पुरानी और अविश्वसनीय ये सेना को भंग कर दिया और एक नई, पूरी तरह से वफादार सेना तैयार की। उन्होंने पुरानी दोस्ती छोड़ दी और नए, सोचे समझे गठबंधन बनाए। और एक बार जब उन्होंने एक ऐसी नींव खड़ी कर ली जो पूरी तरह से उनकी अपनी थी, जो उनके अपने सैनिकों और उनकी अपनी कूटनीति पर टिकी थी, तो वे उस पर जैसी चाहे वैसी बड़ी इमारत बनाने में कामयाब रहे। सत्ता हासिल करने के लिए उनका सफर लंबा, थका देने वाला और मेहनत से भरा था, लेकिन जो उन्होंने बनाया उसे बनाए रखना हियरो के लिए वो बिल्कुल आसान था। Chapter 2 Civil Principality। इस बात पर विचार कीजिए, आप किसी विदेशी सेना के कंधों पर सवार होकर राजमहल के द्वारों तक नहीं पहुंचते और न ही अंधेरी साजिशों या आधी रात के खंजरों के रास्ते गुप्त दरवाजों से भीतर प्रवेश करते हैं। नहीं, इस शिखर तक पहुंचने का एक और रास्ता है जो कहीं अधिक नाजुक और कहीं अधिक जटिल है। ये वो रास्ता है जहां एक साधारण नागरिक क्रूरता या घोर हिंसा के बल पर नहीं, बल्कि अपने ही देशवासियों के सहयोग, उनकी सहमति और उनके सचेत चुनाव से अपने राज्य का शासक बनता है। इसे नागरिक रियासत, सिविल प्रिंसिपैलिटी कहा जाता है। ऐसी शासन व्यवस्था को गहराई से समझने के लिए आपको शहर की ऊपरी चकाचौंध से नीचे उतरकर मानव स्वभाव की बुनियादी परतों को देखना होगा। हर शहर में, चाहे वहां का झंडा या भाषा कोई भी हो, दो विरोधी धाराएं हमेशा सतह के नीचे टकराती रहती हैं। ये धाराएं शाश्वत हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता और यही किसी भी सत्ता की नींव तय करती है। एक तरफ आम जनता है, वे क्या चाहते हैं? उनकी इच्छा बेहद साधारण और आत्मसम्मान से जुड़ी है। वे केवल इतनी सी आज़ादी चाहते हैं कि कोई उन पर हुक्म न चलाए और सबसे बढ़कर ऊंचे पदों पर बैठे लोग उनका शोषण न करें। लेकिन दूसरी तरफ शहर के संभ्रांत, अमीर और महत्वाकांक्षी लोग, कुलीन वर्ग बैठते हैं। उनकी इच्छा इसके बिल्कुल विपरीत है। वे जनता पर हुक्म चलाना चाहते हैं, उन पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और उनका शोषण करना चाहते हैं। ये दो विरोधी इच्छाएं एक साथ शांति से नहीं रह सकती। इनके बीच लगातार टकराव होता है और इसी आपसी घर्षण से किसी भी समाज में
तीन में से एक ही परिणाम सामने आता है। या तो एक मजबूत शासन, रियासत का जन्म होता है, या पूर्ण स्वतंत्रता, गणतंत्र मिलती है, या फिर पूरी तरह से अराजकता फैल जाती है। अब ध्यान से देखिए कि इस उथल-पुथल से एक नागरिक रियासत कैसे आकार लेती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से कौन सा पक्ष पहले कदम उठाता है। जब अमीर और कुलीन वर्ग को लगता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है और वे आम जनता के बढ़ते आक्रोश को और अधिक नहीं दबा सकते, तो वे आपस में मिलकर एक रास्ता निकालते हैं। वे अपने ही बीच से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसे राजा की पोशाक पहनाते हैं और उसकी सत्ता को इतना बड़ा कर देते हैं कि उसके प्रभाव की आड़ में वे खुद जनता के गुस्से से बचे रहें और अपनी इच्छाएं पूरी करते रहें। लेकिन इसके दूसरे पहलू को देखिए। जब आम जनता को लगता है कि वे कमजोर पड़ रहे हैं और अमीरों का अत्याचार असहनीय होता जा रहा है, तब वे किसी एक प्रतिष्ठित नागरिक की ओर देखते हैं। वे अपनी सारी उम्मीदें और ताकत उस एक व्यक्ति के पीछे लगा देते हैं, उसे अपना शासक बनाते हैं, ताकि उसकी सत्ता की ढाल उन्हें अमीरों के तीखे तीरों से बचा सके। यदि आप खुद को इस व्यवस्था के शिखर पर पाते हैं, तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि सत्ता तक पहुंचने का आपका रास्ता ही ये तय करता है कि आपके ताज का वजन कितना होगा। यदि आपको अमीरों और कुलीन वर्ग ने सत्ता सौंपी है, तो आपका पद बेहद खतरनाक है। आप कांच के सिंहासन पर बैठे हैं। आपके चारों ओर ऐसे लोग होंगे जो खुद को आपके बराबर समझते हैं। वे आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और मानते हैं कि इस राज्य पर उनका भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। जब आप उन्हें कोई आदेश देंगे, तो आपकी बात में कोई वजन नहीं होगा। वे उस व्यक्ति की आज्ञा नहीं मानेंगे जिसे वे सोचते हैं कि उन्होंने खुद बनाया है। आप न तो उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर सकते हैं और न ही दूसरों के साथ अन्याय किए बिना उनके स्वार्थों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये रईस न्याय नहीं बल्कि अपना दबदबा चाहते हैं। इसके अलावा अमीरों के भरोसे राज करने में एक और गहरा खतरा है। अगर कभी वक्त बदला, तो वे केवल आपका साथ ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वे आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। उनके पास भविष्य को भांपने की चालाकी होती है। जैसे ही क्षितिज पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे, वे आपके दुश्मनों से हाथ मिलाना शुरू कर देंगे और अपनी सुरक्षा के बदले आपके आत्मसमर्पण का सौदा कर लेंगे। लेकिन इसके विपरीत, यदि आप आम जनता के कंधों पर सवार होकर राजमहल पहुंचे हैं, तो आप अकेले सर्वोच्च पद पर खड़े हैं। आपके आसपास ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके आदेशों की अवहेलना करने का साहस करे। जनता का उद्देश्य अमीरों की तुलना में कहीं अधिक ईमानदार और शालीन होता है। वे किसी का शोषण करना नहीं चाहते, वे केवल शोषण से बचना चाहते हैं। सुरक्षा के गणित को भी समझें। एक राजा कभी भी पूरी तरह से उस जनता के खिलाफ खुद को सुरक्षित नहीं कर सकता जो उसके विरोध में खड़ी हो, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वे एक ऐसा समंदर है जो एक ही रात में शासक को डुबो सकते हैं। लेकिन अमीर और कुलीन वर्ग, वे गिनती के होते हैं। एक राजा आसानी से उन्हें अलग थलग कर सकता है, उनके पर कतर सकता है या उन्हें बेअसर कर सकता है। आप अमीर वर्ग के बिना भी आराम से शासन चला सकते हैं। आप नए रईस बना सकते हैं, पुरानों के पद छीन सकते हैं और अपनी मर्जी से उन्हें बहाल कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी जनता के बिना कभी जीवित नहीं रह सकते। इसलिए आपको अपने राज्य के रईसों को दो अलग अलग श्रेणियों में बांटकर देखना होगा, और आपकी उत्तरजीविता इसी बात पर निर्भर करती है कि आप उनके असली चेहरे को पहचानते हैं या नहीं। पहले वे लोग हैं जो अपना भाग्य पूरी तरह से आपके भाग्य से जोड़ लेते हैं। यदि वे आपके प्रति वफादार हैं और लालची या लालसा से भरे नहीं हैं, तो आपको उनसे प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें संरक्षण देना चाहिए। फिर वे लोग आते हैं जो आपसे दूरी बनाकर रखते हैं और आपके भाग्य के साथ खुद को नहीं जोड़ते। आपको उनकी मंशा को बहुत ठंडे दिमाग से जांचना होगा। क्या वे ऐसा केवल डर या साहस की कमी के कारण कर रहे हैं? यदि ऐसा है, तो उनका उपयोग कीजिए। उन्हें अपनी सलाहकारों की सभा में रखिए, उनके अनुभव का लाभ उठाइए, विशेषकर तब जब उनके पास अच्छी समझ हो। सुख के दिनों में वे आपका सम्मान बढ़ाएंगे और संकट के समय उनसे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वे कोई बड़ा कदम उठाने का साहस नहीं रखते। लेकिन इस दूसरी श्रेणी में उन लोगों से बहुत सावधान रहिए जो छिपी हुई महत्वाकांक्षा के कारण आपसे दूरी बनाए रखते हैं। ये लोग आपका नहीं, बल्कि केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं।
वे लगातार आप पर नजर रखे हुए हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आपके राज्य पर कोई विपत्ति आएगी, वे तुरंत आपके सबसे कट्टर और खुले दुश्मन बन जाएंगे और भीतर से आपकी बर्बादी को और तेज कर देंगे। कोई आपको इस पुरानी और खोखली कहावत से गुमराह न करे कि जिसने जनता पर भरोसा किया, उसने कीचड़ पर घर बनाया। ये बात केवल उस साधारण नागरिक के लिए सच हो सकती है जो ये उम्मीद करता है कि जब उसके दुश्मन या अधिकारी उसे घेर लेंगे तो आम जनता उसे बचाने आएगी। जो व्यक्ति इस तरह भीड़ के भरोसे रहता है, वो खुद को अकेला ही पाएगा। लेकिन यदि आप एक वास्तविक शासक हैं, एक ऐसा नेता जिसके पास अधिकार है, जो संकट के समय थरा-थराता नहीं है, जो आदेश देना जानता है और अपने संकल्प से पूरे राज्य के हौसले को जिंदा रखता है, तो जनता कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप पाएंगे कि आपने अपनी नींद कीचड़ पर नहीं, बल्कि ठोस चट्टान पर रखी थी। नागरिक रियासत का सबसे बड़ा संकट वो क्षण जब तलवार सीधे गर्दन के पास होती है, तब आता है जब शासन एक उदार व्यवस्था से पूर्ण और निरंकुश राजतंत्र में बदलने की कोशिश करता है। ये वो नाजुक मोड़ है जहां अधिकांश राजा चूक जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जब एक राजा पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, तो वो आमतौर पर सीधे शासन नहीं कर पाता। वो प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रियों पर निर्भर होता है। वो अपने आदेशों को नौकरशाही के माध्यम से लागू करवाता है और ऐसा करके वो अनजाने में अपना जीवन और अपना सिंहासन पूरी तरह से उन अधिकारियों के हाथों में सौंप देता है। जब राज्य में शांति होती है, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब ये अधिकारी बहुत आज्ञाकारी नजर आते हैं। नागरिक राजमहल की ओर दौड़ते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जब मौत बहुत दूर होती है, तब वे राजा के लिए अपनी जान देने की कस्में खाते हैं। लेकिन जब संकट आता है, जब राज्य को वास्तव में अपने नागरिकों की जरूरत होती है, तब सत्ता की असली चाबी अचानक उन अधिकारियों के हाथ में आ जाती है। वे आपके आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं, विद्रोह भड़का सकते हैं या बस चुपचाप किनारे हटकर आपकी बर्बादी का तमाशा देख सकते हैं। इन कठिन दिनों में राजा जब चारों ओर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि अब पूर्ण अधिकार हासिल करने के लिए उसके पास समय नहीं बचा है। जनता और नागरिक, जिन्हें हमेशा उन अधिकारियों से आदेश सुनने की आदत रही है, संकट के समय सीधे राजा की बात पर ध्यान नहीं देते। राजा खुद को बिल्कुल अकेला पाता है और वफादार लोगों की तलाश में भटकता रह जाता है। इसलिए अच्छे दिनों में इंसानों के व्यवहार को देखकर ये अनुमान मत लगाइए कि वे संकट में भी वैसा ही करेंगे। जब समय अनुकूल होता है, तब हर किसी को राज्य की जरूरत होती है, इसलिए हर कोई उसकी रक्षा की बात करता है। लेकिन जब राज्य को लोगों की जरूरत होती है, तब बहुत कम लोग आगे आते हैं। यही कारण है कि एक बुद्धिमान राजा को शासन की ऐसी व्यवस्था और ऐसा ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे उसके नागरिकों को जीवन के हर मोड़ पर, चाहे सुख का समय हो या अत्यंत संकट का, हमेशा अपने राज्य और अपने राजा की आवश्यकता महसूस होती रहे। जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि उनका अस्तित्व और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से राजा से जुड़ी है, तभी वे हर परिस्थिति में अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार और अडिग बने रहेंगे। Chapter 3: The Art of War. एक राजा या शासक के लिए मुकुट का बोझ केवल सोने की चमक या सिंहासन के आराम में नहीं होता, बल्कि तलवार की धार और उसे चलाने वाले दिमाग की सतर्कता में होता है। जो राजा इस सच को भूल जाता है और शांति के विलासी सपनों में खो जाता है, वो अनजाने में अपने ही विनाश के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है। इतिहास का एक अटल नियम है जिसे हर शासक को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। एक राजा का युद्ध के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य, कोई दूसरा विचार और कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। युद्ध कला, उसके नियम और उसका अनुशासन ही एकमात्र ऐसा विषय है जो पूरी तरह से शासन करने वाले के अधिकार में आता है। ये सोचना एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी राज्य को केवल भलाई या पूर्वजों के नाम पर सुरक्षित रखा जा सकता है। इतिहास शांति प्रिय लोगों की सज्जनता को याद नहीं रखता, वो केवल ये दर्ज करता है कि उन्हें किसने और कैसे जीता। यदि हम अतीत के शासकों के उत्थान और पतन को देखें, तो साफ पता चलता है कि जब भी राजाओं ने हथियारों और सेना से ज्यादा ऐशो आराम और विलासिता को चुना, उन्होंने अपने राज्य खो दिए। किसी भी सत्ता के नष्ट होने का सबसे पहला और बड़ा कारण इस युद्ध कला की अनदेखी करना ही है। इसके विपरीत,
यदि कोई साधारण नागरिक इस कला में निपुण हो जाए तो वो संप्रभुता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। एक सशस्त्र हथियारबंद और एक निशस्त्र बिना हथियार के व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत गहरा होता है। ये प्रकृति और तर्क के बिल्कुल खिलाफ है कि एक हथियारबंद सैनिक किसी निशस्त्र राजा की आज्ञा का दिल से पालन करे। ये मानना भी नासमझी है कि एक बिना हथियार का शासक उन सेवकों के बीच सुरक्षित रह सकता है जिनके हाथों में तलवारें हैं। ऐसे माहौल में हथियारबंद सेवक के मन में हमेशा राजा के प्रति एक छुपा हुआ अनादर रहेगा और निशस्त्र राजा के मन में हमेशा अपने सेवकों के प्रति एक डर और संदेह बना रहेगा। जब एक तरफ नफरत हो और दूसरी तरफ खौफ, तो वे दोनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? जो राजा सैन्य मामलों को नहीं समझता, वो ना तो अपने सैनिकों का सम्मान पा सकता है और ना ही कभी उन पर पूरा भरोसा कर सकता है। इसलिए एक शासक का दिमाग कभी भी युद्ध की वास्तविकताओं से दूर नहीं होना चाहिए। शांति के दिनों में भी उसका मन और आत्मा युद्ध के लिए वैसे ही तैयार रहने चाहिए जैसे कि वे रणभूमि के बीच होते हैं। ये तैयारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे शरीर की आदतों और दिमाग की तीक्ष्णता में उतरना होगा। इसके लिए सबसे पहले शरीर को मजबूत और अभ्यस्त बनाना जरूरी है। एक राजा को अपने सैनिकों को हमेशा सक्रिय, अनुशासित और संगठित रखना चाहिए। उसे खुद शिकार पर जाना चाहिए, जंगलों और पहाड़ों की कठिनाइयों को सहना चाहिए और कड़कती ठंड तथा तपती धूप का सामना करना चाहिए। लेकिन ये सब किसी मनोरंजन या खेल के लिए नहीं है। जब वो घाटियों और पहाड़ों से गुजरे तो उसकी आंखें एक कुशल रणनीतिकार की तरह जमीन का मुआयना करने वाली होनी चाहिए। उसे ये गहराई से समझना चाहिए कि पहाड़ कैसे खड़े हैं, घाटियां कहाँ खुलती हैं, मैदान कहाँ तक फैले हैं और नदियां तथा दलदल धरती को किस तरह काटते हैं। इस शारीरिक अभ्यास का एक बहुत बड़ा फायदा है। अपनी खुद की जमीन के भूगोल को बारीकी से समझकर एक राजा ये सीख जाता है कि अपने राज्य की रक्षा कैसे करनी है। इतना ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से का भूगोल एक जैसा ही होता है। जो राजा अपने राज्य की पहाड़ियों और नदियों को अच्छी तरह समझ लेता है, वो किसी भी नए और अनजाने इलाके को देखते ही उसकी बनावट को समझ जाएगा। वो दूर किसी पहाड़ी को देखकर तुरंत भांप लेगा कि घुड़सवारों को कहाँ छुपाना है, या किसी नदी को देखकर जान जाएगा कि उसे कहाँ से पार करना आसान होगा। इस ज्ञान के बिना एक राजा में सेनापति बनने की पहली योग्यता भी नहीं होती। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन को कहाँ ढूंढना है, खेमा कहाँ लगाना है, मार्च के दौरान सेना का नेतृत्व कैसे करना है, या युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सैनिकों को किस तरह खड़ा करना है। लेकिन शरीर को तपाना तो केवल आधी लड़ाई है, दिमाग का अभ्यास भी उतना ही जरूरी है। एक राजा को इतिहास का गहरा छात्र होना चाहिए। उसे अतीत के महान नायकों के जीवन और उनके वृत्तांतों को पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो उनकी कहानियों पर हैरान हो, बल्कि इसलिए कि वो उनके फैसलों का बारीकी से विश्लेषण कर सके। उसे ये देखना चाहिए कि उन महान लोगों ने अपने युद्धों का संचालन कैसे किया, उनकी जीत के पीछे के असली कारण क्या थे और उनकी हार की वजह क्या बनी। उसे उनकी सफलताओं को अपनाना चाहिए और उनकी गलतियों से बचना चाहिए। ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि प्राचीन काल के महानतम नायकों का अपनाया हुआ रास्ता है। कहा जाता है कि सिकंदर महान ने हमेशा अकिलीज के आदर्शों को अपने सामने रखा। जूलियस सीजर ने सिकंदर के महान कारनामों की नकल करके अपने जीवन का निर्माण किया, और स्किपियो ने साइरस के चरित्र, संयम और सैन्य प्रतिभा को अपना आदर्श बनाया, जैसा कि जेनोफन की किताबों में लिखा गया था। एक बुद्धिमान शासक हमेशा इतिहास के किसी महान नायक के पदचिन्हों को अपना मार्गदर्शक बनाता है। इसलिए जब आसमान साफ हो और किस्मत मेहरबान हो, तब भी एक बुद्धिमान राजा हाथ पर हाथ धरकर समय नहीं गंवाता। वो शांति के समय को आराम का पल नहीं, बल्कि तैयारी की कसौटी मानता है। वो शांति के इन शांत दिनों में अपने दिमाग को ज्ञान से और शरीर को ताकत से भर लेता है, ताकि जब परिस्थितियां बदलें तो वो चौंक न जाए। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज का साफ आसमान कल के भयानक तूफान में बदल सकता है, लेकिन जब वो विपरीत परिस्थितियों का तूफान आएगा और संकट की हवाएं चलेंगी, तो वो राजा जिसने अपने दिमाग को प्रशिक्षित किया है और अपने शरीर को मजबूत बनाया है,
कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। वो अपनी तैयारियों के बल पर मजबूती से खड़ा रहेगा, संकट का सामना करेगा और उस तूफान का रुख मोड़कर उसे अपनी जीत का जरिया बना लेगा। Chapter 4 Reality versus Idealism। आइए हम उन ख्याली बातों को पीछे छोड़ दें कि दुनिया को कैसा होना चाहिए और अपने कदम मजबूती से उस कठोर सच्चाई पर रखें जैसी ये दुनिया असल में है। सदियों से विचारकों ने शब्दों के बड़े सुंदर जाल बुने हैं। उन्होंने ऐसे काल्पनिक राज्यों और शासकों की तस्वीरें खींची हैं जो न तो कभी देखे गए और ना ही कभी असलियत में रहे। इस तरह के आदर्श संसार की कल्पना करना मन को बहलाने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक राजा के लिए ये एक ऐसा दिखावा है जिसे वो अपना नहीं सकता। हम असल में कैसे जीते हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, इन दोनों बातों के बीच इतना बड़ा फासला है कि जो भी राजा सच्चाई से अपनी आंखें मूंदकर केवल आदर्श के पीछे भागता है, वो खुद को बचाने के बजाय अपने विनाश की तैयारी करता है। वो अपनी रक्षा नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने पतन का रास्ता साफ कर रहा होता है। अपने आसपास की दुनिया को जरा ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा समाज है जहां ज्यादातर लोग अच्छे नहीं हैं। वे मतलबी हैं, स्वार्थी हैं और डर व लालच से चलते हैं। अब ऐसे में यदि कोई राजा हर हाल में और हर किसी के साथ केवल अच्छाई और ईमानदारी का ही व्यवहार करने की जिद पर अड़ा रहे, तो उसका क्या हश्र होगा। वो भेड़ियों के बीच एक मेमने की तरह होगा। उसके आसपास के चालाक और बुरे लोग उसे बहुत जल्द बर्बाद कर देंगे। इसलिए अगर किसी राजा को अपना राजपाट बचाना है और अपनी सत्ता कायम रखनी है, तो उसे एक बहुत ही ज़रूरी और कड़वा हुनर सीखना होगा। उसे ये जानना होगा कि ज़रूरत पड़ने पर अच्छाई का त्याग कैसे किया जाता है और कब उस क्रूरता या चालाकी का इस्तेमाल करना है और कब नहीं। आइए झूठी तारीफों को किनारे रखकर ज़रा सच्चाई के आईने में झांकें। जब हम इंसानों की और खासकर उन राजाओं की बात करते हैं जो समाज के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हैं, तो उनके स्वभाव को देखकर लोग उनकी भलाई या बुराई तय करते हैं। किसी को उदार कहा जाता है तो किसी को कंजूस, किसी को दयालु माना जाता है तो किसी को अत्याचारी। कोई भरोसेमंद होता है तो कोई धोखेबाज, कोई डरपोक होता है तो कोई निडर, कोई सीधा और सरल होता है तो कोई चालाक और मक्कार। ये गुणों की एक बहुत ही सुंदर सूची है ना? कोई भी इंसान इसे देखकर यही कहेगा कि ये कितनी अच्छी और तारीफ के काबिल बात होगी अगर किसी राजा में केवल अच्छे और नेक गुण ही हों। हम सब ऐसे राजा के राज्य में रहना चाहेंगे जो पूरी तरह दयालु हो, वफादार हो और पवित्र हो। लेकिन इंसानी फितरत इतनी कमज़ोर और उलझी हुई है कि वो ऐसी संपूर्ण अच्छाई की इजाज़त ही नहीं देती। इस दुनिया के हालात ऐसे हैं ही नहीं कि कोई भी इंसान हर समय केवल अच्छे गुणों का ही पालन कर सके। तो फिर रास्ता क्या बचता है? राजा को समझदार होना होगा। उसे इतना चौकन्ना रहना होगा कि वो कम से कम उन बड़ी बुराइयों और बदनामी से खुद को बचा सके जो उसकी सत्ता को उससे छीन सकती हैं। अगर वो खुद को ऐसी बड़ी कमियों से बचा सकता है तो उसे ज़रूर बचाना चाहिए। लेकिन अगर हालात ऐसे हों कि वो चाहकर भी उनसे न बच पाए, तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता किए बिना अपने काम में लगे रहना चाहिए। पर इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, एक राजा को उन बुराइयों की बदनामी सहने में कभी कोई हिचक या पछतावा नहीं होना चाहिए जिनके बिना उसके राज्य की रक्षा करना असंभव हो जाए। अगर आप सत्ता के इस खेल को गहराई से समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन्हें हम अच्छाई और बुराई कहते हैं वे अक्सर बदल जाती हैं। अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ उस रास्ते पर चलेंगे जिसे दुनिया अच्छा कहती है, तो वही अच्छाई आपके विनाश का कारण बन जाएगी। इसके विपरीत कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें सूझबूझ और दृढ़ता के साथ किया जाए तो वे ही राज्य को सुरक्षा, शांति और खुशहाली देते हैं। जिसे दुनिया कड़े फैसले या क्रूरता कहती है, वही कभी-कभी समाज को बिखरने से बचाती है, और जिसे दुनिया कठोरता कहती है, वही संकट के समय राज्य को संभाले रखती है। इसलिए हमें दुनिया को वैसा ही देखना होगा जैसी वो है, न कि वैसा जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। तभी एक राजा खुली आंखों और मजबूत दिल के साथ सच का सामना कर सकता है। Chapter 5 Loved or Feared।
हर राजा की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसे एक दयालु और रहमदिल शासक माना जाए, न कि क्रूर। जब कोई व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंचता है तो वो चाहता है कि लोग उसे सम्मान और प्यार से देखें, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन इस दयालुता का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यदि दयालुता का इस्तेमाल बिना सोचे समझे और बिना सच्चाई को जाने किया जाए तो वही दया राजा की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ऐसी अंधाधुंध दया राज्य की शांति को ही नष्ट कर देती है। इतिहास के पन्नों से हमें इसका एक बड़ा सटीक उदाहरण मिलता है। चेज़ारे बोर्जिया को लोग एक क्रूर और कठोर शासक मानते थे, लेकिन उसकी उसी क्रूरता और लोहे जैसे मजबूत हाथों ने पूरे रोमाग्ना प्रांत को फिर से व्यवस्थित कर दिया। उसने आपसी लड़ाई में बिखरे हुए राज्य को एक सूत्र में बांधा, वहां शांति स्थापित की और प्रजा को वफादार बनाया। इसके विपरीत अगर हम फ्लोरेंस के लोगों की भलाई को देखें, जो केवल क्रूरता के नाम से बचने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो उन्होंने अपनी अत्यधिक दयालुता के कारण पिस्टोया शहर को अपनी ही आंखों के सामने तबाह होने दिया। फ्लोरेंस के लोगों ने केवल अच्छा दिखने के चक्कर में हजारों लोगों की जान की बाजी लगा दी, जबकि बोर्जिया ने कुछ कड़े और कठोर फैसले लेकर पूरे समाज को विनाश से बचा लिया। इसलिए यदि किसी राजा को अपनी प्रजा को एकजुट और वफादार रखना है तो उसे क्रूर कहलाने से डरना नहीं चाहिए। शुरुआत में कुछ कड़े और डराने वाले फैसले लेकर वो वास्तव में उन शासकों से कहीं अधिक दयालु साबित होता है जो अत्यधिक ढील देकर समाज में अव्यवस्था, हत्या और लूटपाट फैलने देते हैं। क्योंकि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। इसके विपरीत राजा द्वारा दिए गए कठोर दंड केवल कुछ अपराधियों पर ही गिरते हैं, जिससे पूरा राज्य एक बड़ी बीमारी से बच जाता है। विशेषकर एक नए राजा के लिए क्रूरता की बदनामी से बचना पूरी तरह असंभव होता है। एक नया राज्य बहुत कमजोर और असुरक्षित होता है, जिसके चारों ओर दुश्मन, पुरानी दुश्मनी और षड्यंत्र मंडराते रहते हैं। इतिहासकार वर्जिल ने भी सत्ता की इस मजबूरी को समझा था जब उन्होंने अपनी रचना में रानी डिडो के मुंह से ये कहलवाया कि नए राज्य की सुरक्षा और परिस्थितियों के कारण ही उन्हें अपनी सीमाओं पर कड़ा पहरा रखना पड़ा और अपनी प्रजा पर सख्त नियंत्रण रखना पड़ा। फिर भी एक राजा को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। उसे हर किसी की शिकायत पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए और न ही हर समय शक के घेरे में जीना चाहिए। उसे डर का माहौल खुद नहीं बनाना चाहिए। उसे अपने फैसलों में बुद्धिमानी और इंसानियत का ऐसा संतुलन बनाना चाहिए कि अत्यधिक भरोसे के कारण वो खुद लापरवाह न हो जाए और अत्यधिक शक के कारण वो एक अत्याचारी शासक न बन बैठे। यही से एक बहुत बड़ा और पुराना सवाल खड़ा होता है जो सदियों से राजमहलों में गूंजता आया है। क्या राजा के लिए प्रजा का प्रिय, प्यारा होना बेहतर है या उसका भय, डर होना? इसका उत्तर एक पहेली जैसा है। हर राजा चाहेगा कि प्रजा उससे प्यार भी करे और उससे डरे भी, लेकिन चूंकि इन दोनों बातों को एक साथ पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए अगर किसी एक को चुनना हो तो प्यार की तुलना में डर का होना कहीं अधिक सुरक्षित है। इसे समझने के लिए हमें इंसानी स्वभाव के कड़वे सच को देखना होगा। इंसान असल में बड़े स्वार्थी, चंचल, धोखेबाज, मुसीबत से भागने वाले और लालची होते हैं। जब तक आप एक सफल राजा हैं, जब तक आपके राज्य में खुशहाली है, तब तक वे पूरी तरह आपके साथ हैं। वे आपके लिए अपना खून, अपनी संपत्ति और अपने बच्चों तक की कुर्बानी देने की कस्में खाएंगे। लेकिन तब तक जब तक मुसीबत दूर हो, जैसे ही राज्य पर कोई संकट आता है और आपको वास्तव में उनकी कुर्बानी की ज़रूरत होती है, वे पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। जो राजा केवल उनकी मीठी बातों और वादों के भरोसे रहता है और अपनी सुरक्षा का कोई और ठोस इंतजाम नहीं करता, वो संकट आते ही तबाह हो जाता है। क्योंकि जो वफादारी पैसे या लालच से खरीदी जाती है, वो केवल किराए की होती है, आपकी अपनी नहीं। मुसीबत के समय ऐसी वफादारी कभी काम नहीं आती। लोग उस राजा को नुकसान पहुंचाने में जरा भी नहीं हिचकते जो उनसे प्यार करता है, लेकिन वे उस राजा से डरते हैं जिसके पास ताकत होती है। प्यार का बंधन एहसान की एक कमजोर डोर से बंधा होता है, जिसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कभी भी तोड़ देता है। लेकिन डर का आधार सजा का एक ऐसा खौफ होता है जो इंसान के दिमाग से कभी नहीं निकलता।
वो हमेशा उसे अनुशासन में रखता है। इसके बावजूद राजा को इस डर का इस्तेमाल बहुत सलीके से करना चाहिए। उसे प्रजा के मन में अपना डर इस तरह पैदा करना चाहिए कि भले ही लोग उससे प्यार न करें, लेकिन वे उससे नफरत भी न करने लगे। डर पैदा करना और नफरत से बचना, यही सत्ता को संभालने का सबसे बड़ा हुनर है। और ये तभी मुमकिन है जब राजा दो चीज़ों से हमेशा दूर रहे: अपनी प्रजा की संपत्ति और उनके परिवार का सम्मान। इंसान कई दुखों को भूल सकता है, लेकिन यदि किसी नागरिक को मौत की सज़ा देना ज़रूरी भी हो जाए तो उसके पीछे एक स्पष्ट कानूनी और सार्वजनिक कारण होना चाहिए। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि राजा को किसी की संपत्ति कभी नहीं छीननी चाहिए। इंसान अपने पिता की मौत के दुख को तो भूल सकता है, लेकिन अपनी छीनी गई धन दौलत और ज़मीन को कभी नहीं भूलता। संपत्ति छीनने के बहाने तो राजा को रोज़ मिल सकते हैं, लेकिन किसी को सज़ा देने के मौके कभी कभार ही आते हैं। यही नियम तब पूरी तरह बदल जाता है जब कोई राजा एक बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा होता है। युद्ध के मैदान में राजा को क्रूर कहलाने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। बिना एक कठोर और सख्त छवि के किसी भी सेना को न तो अनुशासित रखा जा सकता है और न ही युद्ध के लिए एकजुट किया जा सकता है। सख्त अनुशासन के बिना सेना पहली ही मुसीबत में बिखर जाएगी। महान सेनापति हैनिबल का उदाहरण देखिए। उसकी सेना में अलग अलग देशों, जातियों और भाषाओं के सैनिक शामिल थे, जिन्हें लेकर वो रोम के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। इसके बावजूद चाहे जीत की खुशी हो या हार का संकट, उसकी सेना में कभी कोई आपसी फूट या विद्रोह नहीं हुआ। उसने ये अनुशासन कैसे हासिल किया? अपनी अच्छाई से नहीं, बल्कि अपनी क्रूरता से। उसकी इस सख्त छवि ने उसकी बहादुरी के साथ मिलकर उसे अपने सैनिकों की नज़र में पूजनीय और खौफनाक बना दिया था। अगर उसके भीतर ये सख्ती न होती तो उसके बाकी सारे गुण भी सेना को संभाल नहीं पाते। कई लेखक उसके इतिहास की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उसकी इस क्रूरता की निंदा करते हैं, जबकि असल में इसी गुण के कारण वो जीत सका था। इसके विपरीत जब सेना में इस सख्ती की कमी होती है तो क्या होता है, ये हमें स्किपियो के उदाहरण से समझ आता है। वो एक बेहद योग्य व्यक्ति था, लेकिन स्पेन में उसकी सेना ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसकी कमी क्या थी? उसकी अत्यधिक दयालुता। उसका स्वभाव इतना कोमल था कि उसने अपने सैनिकों को ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी, जो सेना के अनुशासन के खिलाफ थी। इस कमी के कारण रोमन सीनेट में उसकी बड़ी आलोचना हुई। जब उसके एक अधिकारी ने एक शहर को तबाह कर दिया तो अपनी अत्यधिक दयालु स्वभाव के कारण स्किपियो न तो पीड़ितों को न्याय दे सका और न ही उस अधिकारी को सज़ा। अंत में बात घूम फिरकर वहीं आती है। प्यार और डर दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोग अपनी मर्जी से प्यार करते हैं, लेकिन वे राजा की ताकत की वजह से डरते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान शासक को हमेशा उस चीज़ पर भरोसा करना चाहिए जो उसके अपने हाथ में हो, न कि उस पर जो दूसरों की मर्जी पर निर्भर करे। उसे अपनी सत्ता की नींव प्रजा के मन में बैठे अपने सम्मानपूर्ण डर पर रखनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि ये डर कभी नफरत में न बदले। Chapter 6 Keeping Faith। हर कोई ये बात अच्छी तरह समझता है कि एक राजा के लिए अपनी बात का पक्का होना, ईमानदारी से जीना और बिना किसी चालाकी या धोखे के काम करना कितनी तारीफ के काबिल बात है। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है जो इंसानों के मन में तुरंत सम्मान जगाता है। हम सब एक ऐसी दुनिया में विश्वास करना चाहते हैं जहां वादे पत्थर की लकीर हों और ईमानदारी ही शासन का सबसे बड़ा हथियार हो। लेकिन अगर हम अपनी आंखें बंद करने के बजाय इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो हमें एक कड़वा और सच का सामना करना पड़ेगा। जिन शासकों ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए, जिन्होंने साम्राज्य खड़े किए और इतिहास का रुख बदल दिया, वे लोग नहीं थे जो आंख बंद करके अपने वादों से बंधे रहे, बल्कि वे लोग थे जो अपनी चतुराई से लोगों के दिमाग से खेलना जानते थे, जिन्होंने वादों को केवल एक साधन समझा और अंत में उन लोगों को आसानी से पीछे छोड़ दिया जो केवल ईमानदारी के भरोसे बैठे थे। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इस दुनिया में लड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कानूनों के जरिए, जो इंसानों का तरीका है। दूसरा तरीका है ताकत और चालाकी के जरिए, जो जानवरों का तरीका है। एक आदर्श दुनिया में केवल पहला तरीका ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काफ़ी होता,
लेकिन चूंकि इंसानों के बनाए कानून कमज़ोर होते हैं और वे लोगों के लालच और बुरी नीयत को रोकने में अक्सर नाकाम रहते हैं, इसलिए एक राजा को मजबूरन दूसरे तरीके का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक सफल राजा को इंसान और जानवर दोनों के स्वभाव को अपनाना आना चाहिए। यदि वो दोनों में से किसी एक को भी नहीं जानता तो उसका पतन निश्चित है। इस गहरे रहस्य को प्राचीन इतिहासकारों ने बड़ी सुंदर कहानियों के रूप में छिपाकर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कैसे प्राचीन काल के महान राजा अकिलीज को शिक्षा दीक्षा के लिए कायरन नाम के एक गुरु के पास भेजा गया था, जो आधा इंसान और आधा जानवर था। इस पुरानी कहानी का असली मतलब यही है कि एक राजा को अपने भीतर इन दोनों स्वभावों का मेल करना होगा। जो राजा केवल इंसान बनकर रहेगा उसे दुनिया की दुष्ट ताकतें कुचल देंगी, और जो केवल जानवर बनकर रहेगा वो अपनी ही सनक में खुद को बर्बाद कर लेगा। लेकिन जब जानवर का स्वभाव अपनाने की बात आए तो राजा को बहुत सोच समझकर चुनना होगा। उसे दो जीवों के स्वभाव का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, शेर और लोमड़ी। शेर बहुत ताकतवर और खौफनाक होता है, जो अपने दुश्मनों को एक झटके में ढेर कर सकता है। लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी शेर इंसानों के बिछाए जालों और फंदों को नहीं देख पाता और उनमें फंस जाता है। दूसरी तरफ लोमड़ी शारीरिक रूप से कमजोर होती है और भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास एक तेज दिमाग होता है जिससे वो दूर से ही जाल को पहचान लेती है। इसलिए एक मुकम्मल शासक बनने के लिए राजा को जालों को पहचानने के लिए लोमड़ी बनना होगा और भेड़ियों को डराने के लिए शेर बनना होगा। जो लोग केवल शेर की तरह ताकत के बल पर राज करना चाहते हैं, वे सत्ता के इस बारीक खेल को नहीं समझते। इसलिए एक समझदार राजा को अपने वादे का पालन तब बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब ऐसा करना उसके खुद के राज्य के खिलाफ जाता हो, या जब वे कारण ही खत्म हो चुके हों जिनके लिए उसने वो वादा किया था। अगर दुनिया के सभी लोग अच्छे होते, ईमानदार होते और अपने वचनों के पक्के होते तो ये सलाह बहुत बुरी और गलत मानी जाती। लेकिन आइए हम इंसानी फितरत को खुले दिमाग से देखें। इंसान कमज़ोर, चंचल और धोखेबाज होते हैं। जैसे ही उन्हें अपना फ़ायदा दिखेगा, वे आपके साथ किया गया हर वादा तोड़ देंगे। ऐसे में आप अकेले उनके साथ ईमानदारी का खेल खेलकर खुद को तबाही की तरफ क्यों ढकेलें? एक राजा के पास अपने वादे को बदलने या तोड़ने के लिए हमेशा बहुत ही ठोस और चतुर बहाने मौजूद होते हैं। इतिहास में ऐसी अनगिनत संधियां और शांति समझौते हैं जो सिर्फ इसलिए बेकार हो गए क्योंकि राजाओं ने अपनी बात बदल ली, और जिसने लोमड़ी की तरह चाल चलना सीखा वही हमेशा फायदे में रहा। पर लोमड़ी की तरह चाल चलने का भी एक बहुत बड़ा हुनर होता है। आपको अपनी इस चालाकी को छिपाना आना चाहिए। आपको समाज के सामने एक महान अभिनेता बनना होगा। लोग इतने सीधे और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों में इतने उलझे होते हैं कि एक चतुर राजा को धोखा देने के लिए हमेशा ऐसे सीधे साधे लोग आसानी से मिल जाते हैं जो उसकी बातों पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं। इस संदर्भ में अगर हम पोप अलेक्जेंडर छठे का उदाहरण देखें तो उनका पूरा शासनकाल लोगों को अपनी बातों में फंसाने का एक जीता जागता उदाहरण था। उन्होंने अपने जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं किया। वे जब भी कोई वादा करते थे तो ईश्वर की कसम खाकर पूरी गंभीरता के साथ करते थे, लेकिन उन्होंने शायद ही कभी अपने वादों को पूरा किया हो। वे बिना किसी पछतावे के अपनी बात बदल लेते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे इंसानी स्वभाव की कमजोरी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और उनकी योजनाएं हमेशा कामयाब होती थीं क्योंकि वे इस काम के माहिर खिलाड़ी थे। यहीं से राजा के गुणों का एक अनोखा विरोधाभास सामने आता है। एक राजा के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उसके भीतर वे सारे अच्छे गुण जैसे दया, वफादारी, इंसानियत, ईमानदारी और धार्मिकता असल में मौजूद हों। हकीकत तो ये है कि यदि कोई राजा हर संकट में इन गुणों का सख्ती से पालन करेगा तो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन लोगों के सामने इन गुणों का दिखावा करना वो बेहद ज़रूरी और अनिवार्य है। राजा को ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो अच्छाई की जीती जागती मूरत हो। जब लोग उसे देखें या उसकी बातें सुने तो उन्हें लगना चाहिए कि राजा से ज़्यादा दयालु, ईमानदार, वफादार और धार्मिक इंसान कोई दूसरा नहीं है। विशेषकर धार्मिक दिखने का नाटक सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आम जनता
किसी को परखने के लिए गहराई में नहीं जाती, वो केवल आंखों देखी बात पर भरोसा करती है। हर कोई ये देख सकता है कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके करीब आकर आपके असली चेहरे को छू पाते हैं। और जो गिने चुने लोग सच्चाई जान भी जाते हैं, वे भी उस आम जनता के बड़े बहुमत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, जिसे राजा की सत्ता और कानून का समर्थन हासिल होता है। अंत में, जब हम किसी राजा के कामों का फैसला करते हैं, जहां न्याय करने वाली कोई और बड़ी अदालत नहीं होती, तो केवल अंतिम परिणाम को देखा जाता है। इसलिए एक राजा को अपने राज्य को बचाने और उसे बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो, वो करना चाहिए। अगर वो कामयाब होता है, तो उसके तौर तरीकों को हमेशा सही और तारीफ के काबिल माना जाएगा, क्योंकि ये दुनिया केवल बाहरी चमक दमक और काम की सफलता को देखती है, और दुनिया में ऐसे सीधे साधे लोगों की ही गिनती ज्यादा है। जब बहुसंख्यक आबादी राजा की ढाल बनकर खड़ी हो, तो सच जानने वाले कुछ समझदार लोगों की आवाज अपने आप दब जाती है। यदि हम अपने समय के एक बहुत बड़े राजा को देखें, जिसका नाम न लेना ही समझदारी होगी, तो वो हमेशा शांति, वफादारी और सच्चाई की बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन सच तो ये है कि अगर उसने अपने जीवन में इनमें से किसी एक भी गुण का पालन किया होता, तो वो बहुत पहले ही अपना मान सम्मान, अपनी गद्दी और अपना पूरा राज्य खो चुका होता। वो आज भी टिका हुआ है और जीत रहा है, क्योंकि वो जानता है कि कब एक संत का मुखौटा पहनना है और कब एक चतुर जानवर की तरह फैसले लेने हैं। Chapter 7 Avoid being hated। सिंहासन का असली बोझ सोने के मुकुट में नहीं, बल्कि आपके सामने खड़े लोगों की बदलती निगाहों में होता है। जरा कल्पना कीजिए, आप दरबार के विशाल कक्ष में कदम रखते हैं, अपने दरबारी और प्रजा की ओर देखते हैं और एक गहरे कड़वे सच को महसूस करते हैं। एक राजा डर के साए में तो जीवित रह सकता है, यहाँ तक कि उस डर के दम पर राज भी कर सकता है, लेकिन जिस क्षण वो डर नफरत या तिरस्कार में बदल जाता है, उसी क्षण उसके पैरों के नीचे से सिंहासन की जमीन खिसकने लगती है। शासन करना एक बहुत ही पतली और खतरनाक रस्सी पर चलने जैसा है। अपनी प्रजा के चेहरों को ध्यान से देखिए, उनके दिलों में नफरत कैसे पैदा होती है। ये कानूनों को कड़ाई से लागू करने या युद्ध के मैदान में कठोर होने से नहीं पैदा होती। नफरत तब पैदा होती है जब आप उनके निजी जीवन में दखल देने लगते हैं, जब आप उनकी संपत्ति, उनकी विरासत को छीन लेते हैं या उनके परिवार के सम्मान और महिलाओं की मर्यादा को ठेस पहुंचाते हैं। जब तक आप उनकी संपत्ति और उनके सम्मान को हाथ नहीं लगाते, तब तक अधिकांश लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको पूरी जनता के विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि केवल कुछ गिने चुने महत्वाकांक्षी रईसों और सरदारों से निपटना होता है। और उन कुछ महत्वाकांक्षी दिमागों को संभालना, उन्हें अपने नियंत्रण में रखना या उन्हें तोड़ना बहुत आसान है, बशर्ते आपकी नींव जनता के बीच मजबूत हो। लेकिन भीड़ को थोड़ा और करीब से देखिए, उस कानाफूसी को सुनिए। तिरस्कार यानी प्रजा के मन में आपके प्रति हीन भावना कैसे पैदा होती है। तिरस्कार नफरत से भी ज्यादा धीमा और खामोश जहर है, लेकिन ये उतना ही जानलेवा भी है। ये तब जड़ पकड़ता है जब एक राजा चंचल, तुच्छ, कमजोर, कायर या अनिर्णायक दिखाई देने लगता है। अगर दरबार को ये लगने लगे कि आप हवा के झोंके से हिलने वाले तिनके की तरह हैं, जो थोड़ा सा दबाव पड़ते ही अपने ही फैसलों को बदल देता है, तो आपका पतन निश्चित है। आपके हर कदम में एक वजन होना चाहिए, एक ऐसी बिजली की चमक होनी चाहिए जो बहस की कोई गुंजाइश ना छोड़े। जब आपके सिंहासन से कोई फैसला सुनाया जाए, तो वो पत्थर की लकीर होना चाहिए। लोगों को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आपको धोखा देना असंभव है और चापलूसी करके आपका फैसला बदलवाना एक मूर्खता है। जरा उन दोहरे खतरों के बारे में सोचिए जो एक राजा की रातों की नींद उड़ा देते हैं। ये खतरे दो अलग अलग मोर्चों से आते हैं, एक आपके अपने भीतर से यानी आपकी अपनी प्रजा के हाथों, और दूसरा बाहर से यानी विदेशी ताकतों के हाथों। विदेशी खतरों के खिलाफ उपाय पुराना और आजमाया हुआ है, अच्छे हथियार और मजबूत सहयोगी। यदि आपकी सैन्य क्षमता मजबूत है, तो आपके पास कभी भी सहयोगियों की कमी नहीं होगी, और जब तक आपकी बाहरी सीमाएं सुरक्षित और शांत रहेंगी, तब तक आपके राज्य का आंतरिक हिस्सा भी उस शांति का गवाह बनेगा, जब तक कि कोई गुप्त साजिश पर्दों के पीछे न रची जा रही हो।
अब महल के उन अंधेरे कोनों की तरफ देखिए जहां साजिशें पनपती है। आंतरिक विद्रोह का खतरा एक ऐसा भूत है जो हर राजवंश को डराता है। फिर भी किसी भी हत्यारे के खंजर से बचने का सबसे बड़ा और अचूक कवच सिर्फ यही है, जनता के मन में आपके लिए नफरत न हो। एक साजिशकर्ता के मनोविज्ञान को समझिए। जो व्यक्ति अपने राजा की हत्या की योजना बनाता है, वो केवल एक ही भ्रम के वश में ऐसा करता है। उसे सचमुच लगता है कि राजा की मौत से जनता को राहत मिलेगी और वे खुश होंगे। लेकिन क्या होगा अगर उस साजिशकर्ता को अपने दिल के किसी कोने में ये पता हो कि आपको मारने से पूरी जनता भड़क उठेगी? क्या होगा अगर उसे ये एहसास हो जाए कि आपको नुकसान पहुंचाकर वो खुद को पूरे देश के गुस्से का निशाना बना रहा है? इस एहसास के होते ही साजिशकर्ता की हिम्मत टूट जाती है। राजद्रोह का मानसिक बोझ बहुत भारी होता है। एक साजिशकर्ता के पास केवल डर, जलन, संदेह और पकड़े जाने पर एक दर्दनाक मौत का खौफ होता है। दूसरी तरफ एक राजा के रूप में आपके पास पूरे राज्य की ताकत होती है, कानून का डर, आपके पद की गरिमा, आपके दोस्तों और सलाहकारों का नेटवर्क और सबसे बढ़कर जनता का विश्वास और प्रेम। जब जनता आपसे प्यार करती है या कम से कम अराजकता के मुकाबले आपके शासन की स्थिरता को पसंद करती है, तो कोई भी साजिशकर्ता अपना खंजर खींचने से पहले ही हार जाता है। इतिहास असफल साजिशों की कहानियों से भरा पड़ा है, क्योंकि एक लोकप्रिय राजा को धोखा देने की घबराहट और डर बड़े से बड़े क्रूर इंसान के इरादों को भी तोड़ देता है। ये देखने के लिए कि एक कुशलता से बना हुआ राज्य इन संवेदनशील इंसानी भावनाओं को कैसे संभालता है, फ्रांस के साम्राज्य पर नजर डालिए। फ्रांस के राजशाही के संस्थापकों ने अहंकारी रईसों और पीड़ित जनता के बीच के इस विस्फोटक तनाव को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। रईस, जो हमेशा दूसरों पर हावी होने की भूख रखते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखना जरूरी था, और जनता, जो स्वभाव से ही शोषण से डरती है, उसकी रक्षा करना भी जरूरी था। लेकिन अगर राजा रईसों को कुचलने के लिए खुद सीधे तौर पर बीच में आता, तो वो उनकी कड़वी नफरत मोल लेता और गृह युद्ध का खतरा बढ़ जाता। और अगर वो शांति बनाए रखने के लिए रईसों का पक्ष लेता, तो आम जनता के गुस्से का शिकार हो जाता। इस समस्या का समाधान उन्होंने राजनीति के एक बेहतरीन फॉर्मूले से निकाला: संसद, पार्लियामेंट की स्थापना। एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष की न्यायिक व्यवस्था बनाकर फ्रांस के राजा ने खुद को सीधे दूषस से बचा लिया। वो संसद रईसों की अत्यधिक शक्ति को छीन सकती थी और जनता के हक के लिए लड़ सकती थी, जबकि राजा खुद इस पूरे विवाद से अलग, बेदाग और सुरक्षित बना रहता था। ये राजनीति का एक शाश्वत पाठ है। नफरत पैदा करने वाले या कड़े काम हमेशा दूसरों के हाथों सौंप देने चाहिए, और कृपा या पुरस्कार बांटने का काम हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप इस पर विचार करते हैं, इतिहास के पन्नों से एक गहरा और विरोधाभासी तर्क सामने आता है। रोमन साम्राज्य के इतिहास को पीछे मुड़कर देखिए। उन सम्राटों के बारे में सोचिए: मार्कस ऑरेलियस, सेवेरस, कैराकेला, कमोडस, मैक्सिमिन्स। क्या ये सब अपार शक्ति के मालिक नहीं थे? क्या इनमें से कई लोगों का अंत उनके सद्गुणों, न्याय और ताकत के बावजूद बेहद हिंसक और दर्दनाक नहीं हुआ? उनके पतन को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि रोमन सम्राटों के सामने एक अनोखी और बेहद भयानक चुनौती थी, जो आधुनिक राजाओं के पास नहीं है। उन्हें केवल रईसों और आम जनता के बीच संतुलन नहीं बनाना था, बल्कि उन्हें एक तीसरे, बेहद हिंसक और लालची गुट को भी संतुष्ट रखना था: रोम की सेना। रोम की त्रासदी इसी न सुलझने वाले टकराव में थी। जनता शांति चाहती थी, इसलिए वे उदार और दयालु राजाओं को पसंद करते थे। इसके विपरीत सैनिकों को युद्ध की लत थी। वे ऐसे सम्राट चाहते थे जो क्रूर, लालची और अहंकारी हों, क्योंकि एक आक्रामक राजा का मतलब था सैनिकों के लिए दोगुनी तनख्वाह और आम जनता को लूटने की खुली छूट। अब मार्कस ऑरेलियस को देखिए। वे अत्यंत सम्मान के साथ जिए और मरे। वे एक परम न्यायप्रिय इंसान और दर्शन शास्त्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति थे। वे इस हिंसा से कैसे बच गए? क्योंकि उन्हें साम्राज्य विरासत में अपने खून के अधिकार से मिला था। वे सैनिकों के एहसानों के कर्जदार नहीं थे और उनके गहरे सद्गुणों का सभी सम्मान करते थे। उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी खून की प्यासी सेना की चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनके बाद आने वालों को देखिए। पर्टिनेक्स के बारे में सोचिए।
उन्हें सैनिकों की मर्जी के खिलाफ सम्राट बनाया गया था, क्योंकि सेना को पिछले राजा कमोडस के ढीले और अय्याश शासन की आदत हो चुकी थी। पर्टिनेक्स ने व्यवस्था लाने की कोशिश की, सेना में अनुशासन लागू करना चाहा और सैनिकों को एक सभ्य जीवन जीने के लिए मजबूर किया। ऐसा करके उन्होंने अच्छाई का रास्ता चुना और इसी अच्छाई ने उनके सैनिकों के बीच एक गहरी नफरत को जन्म दे दिया। अपनी बर्बादी के साथ उन्होंने ये जाना कि एक राजा से उसकी अच्छाई के लिए भी उतनी ही नफरत की जा सकती है जितनी उसकी बुराई के लिए। हिंसा से दूषित हो चुके माहौल में नैतिकता पर चलना मौत को दावत देने जैसा था। अब सेप्टिमियस सेवेरस के भयानक चेहरे को देखिए। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो रोम के क्रूर माहौल को पूरी तरह समझता था। वो जानता था कि जीवित रहने के लिए उसे लोमड़ी की चालाकी और शेर की ताकत दोनों को एक साथ अपनाना होगा। सेवेरस ने अपने सैनिकों की असीम क्रूरता को भांप लिया और उससे लड़ने के बजाय उसे बढ़ावा दिया। उसने जनता का शोषण किया, सेना को अमीर बनाया और अपनी एक ऐसी भयानक और दबंग छवि बनाए रखी कि उसकी प्रजा डर के मारे सुन्न रही और उसके सैनिक उसके प्रति वफादार बने रहे। वो ये अच्छी तरह जानता था कि नफरत की सीमा को पार किए बिना डर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सेवेरस की तुलना उसके बेटे एंटोनिनस कैराकेला से कीजिए। कैराकेला के पास शेर जैसी क्रूर ताकत तो थी, लेकिन वो एक परम आदमखोर बन गया। उसने रोम की जनता का बेरहमी से कत्ल किया और अलेक्जेंड्रिया के नागरिकों का नरसंहार कर दिया। लोग उससे डरते तो थे, लेकिन वो इतना घृणास्पद और क्रूर हो गया कि उसके अपने ही अंगरक्षक ने सेना के बीच में उसकी हत्या कर दी। वो भूल गया था कि डर लोगों को वफादार जरूर रखता है, लेकिन जब क्रूरता पागलपन की हद तक बढ़ जाती है तो आपके सबसे करीबी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए आपकी मौत की कामना करने लगते हैं। और मैक्सिमिनस की क्या कहानी थी? एक बहुत ही गरीब और छोटे परिवार में जन्मा ये व्यक्ति केवल अपनी शारीरिक ताकत और सैन्य कौशल के बल पर सिंहासन तक पहुंचा था, लेकिन सत्ता पाते ही उसने रोम जाने में देरी की और अपने अधिकारियों को पूरे साम्राज्य में क्रूर अत्याचार करने की खुली छूट दे दी। उसके छोटे और साधारण परिवार से होने के कारण रईस लोग उसे हिकारत की नज़र से देखते थे, जबकि उसकी क्रूरता ने आम जनता को गुस्से से भर दिया। नतीजतन पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। उसकी छोटी जाति के प्रति तिरस्कार और उसकी क्रूरता के प्रति नफरत ने उसे खत्म कर दिया। आज का सिंहासन भाड़े के सैनिकों की हिंसक इच्छाओं को पूरा करके नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करके बचाया जाता है कि आपके नागरिकों का दैनिक जीवन सुरक्षित रहे, उनकी संपत्ति पर कोई आंच न आए और आपका चरित्र कमजोरी या ढुलमुल फैसलों से मुक्त रहे। जैसे ही आपके राज्य पर सूरज ढलता है, इस शाश्वत सत्य को याद रखिए, आपके राज्य की आंतरिक सुरक्षा आपकी साख और प्रतिष्ठा का ही आईना है। यदि आपका सम्मान आपके अटल फैसलों के लिए होता है और आप जनता की नफरत से बचे रहते हैं, तो साजिशकर्ताओं के खंजर कभी म्यान से बाहर नहीं निकलेंगे और विदेशी दुश्मनों के हौसले आपके सामने पस्त रहेंगे। एक मजबूत और स्थिर हाथ से शासन कीजिए, अपने नागरिकों की संपत्ति और अधिकारों को सुरक्षित रखिए और अपने पद की गरिमा को एक ऐसा अटूट किला बना दीजिए जिसे कोई भेद ना सके। Chapter 8 How to Gain Reputation। किसी राजा के लिए इससे बढ़कर सम्मान की बात और कोई नहीं हो सकती कि वो बड़े बड़े साहसिक कार्य करे और अपने असाधारण हुनर के अनूठे उदाहरण पेश करे। जब कोई शासक ऐसे काम करता है जो उसके राज्य की सीमाओं और प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं, तो वो आम जनता के दिलों पर छा जाता है। उसकी ये भव्य छवि उसके विरोधियों का मुंह बंद कर देती है और प्रजा को हमेशा के लिए उसके प्रति आदर से भर देती है। जरा समुद्र पार स्पेन के राजा फर्डिनेंड को देखिए। हमारे समय में उन्हें एक नया राजा कहा जा सकता है, क्योंकि अपनी बड़ी महत्वाकांक्षा के बल पर उन्होंने खुद को एक छोटे और कमजोर शासक से पूरे ईसाई जगत के सबसे बड़े राजा के रूप में बदल दिया। यदि आप उनके कामों को देखेंगे तो आप उन्हें बहुत बड़ा और असाधारण पाएंगे। अपने शासनकाल की शुरुआत में ही उन्होंने ग्रेनाडा पर हमला कर दिया। यही वो युद्ध था जिस पर उनके पूरे साम्राज्य की नींव टिकी थी। उन्होंने ये युद्ध तब शुरू किया जब उनका राज्य पूरी तरह शांत था और उनके सामने कोई बाहरी खतरा या भटकाव नहीं था। उन्होंने इस युद्ध में कैस्टल के बड़े बड़े जागीरदारों,
सामंतों के दिमाग को पूरी तरह उलझाए रखा। युद्ध के मैदान पर ध्यान केंद्रित होने के कारण उन जागीरदारों को राजा के खिलाफ कोई साजिश रचने या विद्रोह करने का न तो समय मिला और न ही कोई विचार आया। इसी बीच बिना किसी को भनक लगे फर्डिनेंड ने उन सभी पर अपना पूरा दबदबा और अधिकार कायम कर लिया। जरा उस चतुराई के बारे में सोचिए जिससे उन्होंने शाही खजाने को खाली किए बिना अपनी सेनाओं का खर्च चलाया। उन्होंने चर्च के पैसे और जनता के उत्साह के बल पर अपनी सेना को बनाए रखा। धर्म के पवित्र चोगे की आड़ में वे लगातार बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेते रहे। उन्होंने एक ऐसी कठोरता का सहारा लिया जिसे पवित्र क्रूरता कहा जा सकता है। उन्होंने मारेनोस, एक विशेष समुदाय को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया और उनकी धन दौलत जब्त कर ली। ये एक बहुत ही भयानक और बड़ा दृश्य था। इसी धार्मिक ढाल का उपयोग करके उन्होंने अफ्रीका पर आक्रमण किया, इटली में अपने अभियान चलाए और अंत में फ्रांस को चुनौती दी। वे हमेशा एक नया जाल बुनते रहते थे जिससे उनकी प्रजा का दिमाग हमेशा इस सोच में उलझा रहता था कि आगे क्या होने वाला है। लोग हर समय उनके फैसलों के नतीजों को देखते और हैरान होते रहते थे। उनके काम एक के बाद एक इतनी तेजी से सामने आते थे कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को शांत बैठने या उनके खिलाफ साजिश रचने का कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन महानता केवल दूर दराज के युद्ध के मैदानों में ही नहीं बनती, उसे महल की दीवारों के भीतर नागरिकों के बीच भी साबित करना होता है। एक राजा को नागरिक जीवन में ऐसे मौके तलाशने चाहिए जहां वो अपने न्याय और बुद्धि के अनोखे उदाहरण दे सके। जब भी कोई नागरिक कोई असाधारण काम करता है, चाहे वो राज्य के लिए कोई बहुत बड़ी सेवा हो या समाज के खिलाफ कोई गंभीर अपराध, तो राजा को उसे इस तरह से इनाम या सजा देनी चाहिए कि उसकी चर्चा हर बाजार और चौराहे पर हो। सबसे बढ़कर राजा को अपने हर काम और हर सरकारी आदेश से दुनिया के सामने अपनी महानता और अटूट अधिकार का प्रदर्शन करना चाहिए। एक राजा का सम्मान तब भी बहुत बढ़ जाता है जब वो खुद को एक सच्चा दोस्त या एक खुला दुश्मन साबित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब वो बिना किसी हिचकिचाहट या ढुलमुल रवैये के किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करता है। ये साफ और मजबूत कदम उस कूटनीतिक तटस्थता, किसी का पक्ष न लेना से कहीं बेहतर है जिसमें राजा भूतों की तरह लड़ाइयों से अलग थलग पड़ा रहता है। जरा सोचिए कि तब क्या होता है जब आपके दो ताकतवर पड़ोसी आपस में तलवारें खींच लेते हैं। वे या तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि जीतने वाले से आपको डरना पड़ेगा, या फिर वे ऐसे नहीं होते। दोनों ही हालातों में आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप किसी एक का खुलकर साथ दें और पूरी ताकत से युद्ध में उतरें, क्योंकि अगर आप चुपचाप बैठ जाते हैं और किसी का पक्ष नहीं लेते तो आप हमेशा जीतने वाले का आसान शिकार बन जाएंगे, जिससे हारने वाले पक्ष को भी एक तरह की तसल्ली मिलेगी। उस समय आपके पास न तो कोई ढाल होगी, न कोई सहारा और न ही छिपने की जगह। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीतने वाले को ऐसे संदेहास्पद दोस्त नहीं चाहिए जो मुसीबत में उसका साथ छोड़ दें, और हारने वाला आपको शरण इसलिए नहीं देगा क्योंकि आपने हथियार उठाकर उसके सुख दुख में साथ नहीं दिया था। जब एंटियोकस ने रोमनों को खदेड़ने के लिए ग्रीस में अपनी सेना भेजी तो उसने रोम के पक्के दोस्त अकायन लोगों के पास अपने दूत भेजे और उनसे तटस्थ रहने की अपील की। इसके विपरीत रोमनों ने उनसे अपने पक्ष में हथियार उठाने को कहा। इस बात पर अकायन लोगों की सभा में बड़ी बहस हुई। वहां एंटियोकस के दूत ने बड़ी मीठी बातें की और तटस्थ रहने के फायदे गिनाए, लेकिन तभी रोम के दूत ने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा सच कहा जो हमेशा के लिए अमर हो गया। वे जो आपसे कह रहे हैं कि आपको हमारे युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए, वो आपके हित में बिल्कुल नहीं है। बिना किसी सम्मान और बिना किसी गरिमा के आप अंत में जीतने वाले का इनाम बन जाएंगे। हमेशा यही होगा कि जो आपका दोस्त नहीं है वो आपसे तटस्थ रहने की मांग करेगा, और जो आपका सच्चा दोस्त है वो आपसे खुलकर हथियार उठाने की उम्मीद करेगा। कमजोर और ढुलमुल राजा तुरंत आने वाले खतरों से बचने के लिए अक्सर तटस्थता का रास्ता चुनते हैं और अंत में पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जब एक राजा वीरता दिखाते हुए किसी एक पक्ष का खुलकर साथ देता है और यदि वो पक्ष जीत जाता है, भले ही वो जीतने वाला साथी बहुत शक्तिशाली हो और आप उसके रहमो करम पर हों, तो भी वो आपसे कृतज्ञता, एहसान और वफादारी के एक पवित्र बंधन में बंध जाता है। इंसान इतने भी गिरे हुए नहीं होते कि वे एक साझा जीत के तुरंत बाद
अपने ही साथी को कुचल दे और इतनी बड़ी नमक हरामी दिखाए। इसके अलावा जीत कभी इतनी अंधी नहीं होती कि जीतने वाला हर तरह के नियम कायदे और न्याय को भूल जाए, और यदि आपका वो साथी हार भी जाता है तो भी वो जब तक मुमकिन हो आपको अपने पास शरण देगा। वो मुसीबत के समय आपकी मदद करेगा और आप दोनों एक ऐसे भाग्य के साथी बन जाएंगे जो आने वाले समय में पासा पलटने पर फिर से खड़ा हो सकता है। एक राजा को इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी दूसरे पर हमला करने के लिए अपने से ज्यादा ताकतवर राजा के साथ समझौता ना करे, बशर्ते ऐसा करना उसकी मजबूरी ना बन जाए, क्योंकि यदि आप दोनों जीत जाते हैं तो आप उस शक्तिशाली राजा की मर्जी के गुलाम बन जाएंगे। एक राजा को अपनी पूरी ताकत से इस बात से बचना चाहिए कि वो किसी दूसरे की शक्ति के भरोसे जिए। वेनेशियन लोगों ने मिलान के ड्यूक के खिलाफ फ्रांस से हाथ मिलाया था, जबकि वे इस समझौते से आसानी से बच सकते थे, और इसका नतीजा उनकी अपनी बर्बादी के रूप में सामने आया। लेकिन जब ऐसा समझौता टालना असंभव हो जाए, जैसे कि फ्लोरेंस के लोगों के साथ तब हुआ जब पोप और स्पेन ने अपनी सेनाएं लोम्बार्डी की तरफ मोड़ दी थी, तब राजा को परिस्थितियों के आगे झुक जाना चाहिए, क्योंकि मजबूरी का कोई कानून नहीं होता। किसी भी राज्य को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि वो हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रास्ते चुन सकता है, बल्कि उसे हमेशा बड़े जोखिमों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंसानी मामलों का ये नियम है कि जब भी आप किसी एक परेशानी से बचने की कोशिश करते हैं तो आप दूसरी परेशानी में फंस जाते हैं। बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप पूरी तरह सुरक्षित रास्ते की कल्पना करें, बल्कि इसमें है कि आप अलग अलग खतरों को तौलना जानें, सबसे कम खतरनाक रास्ते को पहचानें और पूरे हौसले के साथ उसी पर आगे बढ़ें। इसके अलावा राजा को कला और हुनर का कद्रदान होना चाहिए। उसे असाधारण योग्यता वाले लोगों को सम्मान देना चाहिए और अपने अपने काम में माहिर लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को शांति से अपना काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो व्यापार हो, खेती हो या कोई और उद्योग। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान इस डर से अपनी जमीन को सुधारने से न कतराए कि वो जमीन उससे छीन ली जाएगी, और व्यापारी इस डर से नए व्यापारिक मार्ग खोलने से न डरे कि उस पर भारी टैक्स लगा दिया जाएगा। इसके बजाय राजा को उन लोगों के लिए इनाम तैयार रखने चाहिए जो शहर को समृद्ध बनाते हैं, और उन सभी को बढ़ावा देना चाहिए जो राज्य की धन दौलत और गौरव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अंत में साल के सही समय और त्योहारों पर राजा को मेलों, मुकाबलों और बड़े सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए अपनी प्रजा के मनोरंजन का प्रबंध करना चाहिए। चूंकि हर शहर अलग अलग बिरादरियों, समूहों और मोहल्लों में बंटा होता है, इसलिए राजा को इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। उसे कभी कभी उनके बीच जाना चाहिए और अपनी उदारता व इंसानियत का परिचय देना चाहिए। लेकिन इन मुलाकातों और अपनेपन के बीच भी उसे अपने पद की गरिमा और राजसी ठाट बाट को हमेशा बनाए रखना चाहिए। उसे कभी भी एक पल के लिए भी अपनी सर्वोच्च सत्ता के सम्मान को कम नहीं होने देना चाहिए। Chapter 9 Choosing Advisors। मंत्रियों और सलाहकारों का चुनाव किसी भी राजा के लिए कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बल्कि ये वो पहली कसौटी है जिससे दुनिया राजा की अपनी बुद्धि और समझ का अंदाजा लगाती है। जब कोई बाहरी व्यक्ति किसी राजा के दरबार में आता है तो राजा से बात करने से पहले या वहाँ की सेना और किलों को देखने से पहले उसकी नज़र उन लोगों पर पड़ती है जो सिंहासन के सबसे करीब खड़े होते हैं। यदि ये सलाहकार समझदार, वफादार और चतुर है तो दुनिया तुरंत राजा को भी बुद्धिमान मान लेती है, क्योंकि राजा ने उनकी योग्यता को पहचाना और उन्हें अपने प्रति वफादार बनाए रखा। लेकिन अगर वे सलाहकार कमजोर, धोखेबाज या मूर्ख हैं तो दुनिया सीधे राजा के बारे में ही एक बुरी राय बना लेती है, क्योंकि ऐसे गलत लोगों को चुनकर राजा अपने शासन की शुरुआत में ही अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। इंसानी दिमाग की बनावट को अगर गहराई से देखा जाए तो समझदारी की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी उन लोगों की होती है जो किसी भी बात या समस्या को बिना किसी की मदद के अपनी खुद की बुद्धि से समझ लेते हैं। ये इंसानी दिमाग का सबसे उत्तम और दुर्लभ स्तर है। दूसरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो खुद तो नई बात नहीं सोच पाते, लेकिन जब दूसरे लोग उन्हें समझाते हैं तो वे सही और गलत का फैसला बड़ी समझदारी से कर लेते हैं। ये दिमाग भी राज्य के लिए बहुत उपयोगी और आदर के योग्य होता है।
तीसरी और आखिरी श्रेणी उन लोगों की होती है जो न तो खुद कुछ समझ पाते हैं और न ही दूसरों के समझाने पर समझ सकते हैं। ऐसा दिमाग पूरी तरह बेकार होता है और केवल विनाश लाता है। अब भले ही किसी राजा के भीतर पहली श्रेणी वाली जन्मजात प्रतिभा न हो, लेकिन अगर उसका दिमाग दूसरी श्रेणी का भी है तो वो अपने मंत्रियों के अच्छे और बुरे कामों को आसानी से परख सकता है। वो उनके अच्छे कामों की तारीफ कर सकता है और उनकी गलतियों को सुधार सकता है। इससे मंत्रियों के मन में ये डर बना रहता है कि वे अपने राजा को धोखा नहीं दे सकते। मंत्री ये जानता है कि उसे एक ऐसी आंख देख रही है जो सब समझती है और इसी कारण वो अपने कर्तव्य से बंधा रहता है। लेकिन एक राजा किसी इंसान के दिल में झांककर उसकी असली नीयत को कैसे पहचाने? वो किसी दरबारी की मीठी बातों के पीछे छिपे उसके असली लालच को कैसे देखे? इसके लिए एक अचूक नियम है, एक ऐसी कसौटी जो शासन के इतिहास में कभी फेल नहीं हुई। जब आप किसी मंत्री को परखना चाहे तो बस ये देखिए कि उसके विचार किस तरफ जाते हैं। यदि आप देखते हैं कि वो आपके हित से ज्यादा अपने बारे में सोचता है और राज्य के हर काम में सबसे पहले अपना फायदा, अपनी तरक्की और अपना आराम ढूंढता है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति कभी एक अच्छा सेवक नहीं बन सकता। आप कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे अगर आपने अपनी गद्दी या अपनी जान उसके हाथों में सौंप दी, क्योंकि जो व्यक्ति राजा के शासन को संभालता है उसे कभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसे अपने स्वार्थ को मन से निकाल देना चाहिए और अपना पूरा ध्यान केवल राजा और प्रजा की भलाई पर ही लगाना चाहिए। मगर ये सौदा केवल एक तरफा नहीं हो सकता। इंसान की वफादारी एक कमजोर धागे जैसी होती है जिसे बनाए रखने के लिए लगातार पुरस्कार और सम्मान की जरूरत होती है। अपने मंत्री को अच्छा, ईमानदार और पूरी तरह समर्पित बनाए रखने के लिए राजा को भी उस मंत्री के बारे में सोचना होगा। राजा को उसे बड़ा पद देना चाहिए, धन दौलत से समृद्ध करना चाहिए और उसे इतने एहसानों से बांध देना चाहिए कि वो राजा का सगा बन जाए। राजा को उसे समाज में इतना ऊंचा उठा देना चाहिए कि उस मंत्री को साफ दिखने लगे कि वो राजा के सहारे के बिना एक दिन भी टिक नहीं सकता। उसके पास इतने सम्मान होने चाहिए कि वो किसी और पद का लालच न करे, इतनी धन दौलत होनी चाहिए कि वो गरीबी से डरे, और उसके पास इतने बड़े अधिकार होने चाहिए कि वो राज्य में किसी भी तरह के बदलाव या तख्ता पलट से घबराए। जब मंत्री इस तरह तैयार किए जाते हैं और जब राजा उनके साथ इस सोची समझी उदारता का व्यवहार करता है, तब वे दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। तब सत्ता का पहिया बिना किसी रुकावट के घूमता है और राज्य हर मुसीबत का सामना करने के लिए मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन अगर ये रिश्ता बिगड़ जाए, यदि मंत्री लालची हो जाए और राजा लापरवाह, या दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगें, तो उस दरबार का अंत हमेशा भयानक होता है, क्योंकि जहां एक दूसरे पर निर्भरता नहीं होती, वहां वफादारी भी खत्म हो जाती है और देर सवेर कोई न कोई खुद को बचाने के लिए दूसरे को धोखा दे ही देता है। Chapter 10. Avoid flatterers. एक ऐसी महामारी है जो हर राजमहल के गलियारों में रेंगती है, एक ऐसा खामोश और गहरा संक्रमण जिससे कोई राजा तब तक खुद को नहीं बचा सकता जब तक कि उसके पास एक असाधारण और बेहद मजबूत सूझबूझ न हो। मैं चापलूसों की बात कर रहा हूँ। राजाओं के दरबार हमेशा ऐसे लोगों से भरे रहते हैं क्योंकि इंसान स्वभाव से ही आत्ममोह, खुद से प्यार में इतना डूबा होता है और अपनी ही तारीफों से इतनी आसानी से धोखा खा जाता है कि वो चापलूसी के इन जालों में उसी तरह फंस जाता है जैसे कोई पक्षी किसी छुपे हुए फंदे में गिरता है। जब कोई राजा खुद को ऐसे लोगों से घेर लेता है जो केवल उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हर जिद को सही ठहराते हैं और उसकी गलतियों पर तारीफों का पर्दा डालते हैं, तो वो केवल एक छोटी सी बुराई को बढ़ावा नहीं दे रहा होता, बल्कि वो खुद अपने विनाश को दावत दे रहा होता है। मगर इस बीमारी का इलाज ढूंढने में एक और बहुत बड़ा और खतरनाक विरोधाभास सामने आता है। अगर राजा ये समझ जाए कि चापलूसी एक जहर है और वो इसे पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर ले, तो वो एक दूसरे बड़े खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि आप लोगों को अपनी चापलूसी करने से कैसे रोकेंगे? इसका एक ही तरीका है कि आप सबको ये बता दें कि आपके सामने साफ और कड़वा सच बोलने से आप नाराज नहीं होते। आप अपने दरबार के दरवाजे खोल दें, सारे कड़े नियम कायदे हटा दें
और लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी दे दें। लेकिन जैसे ही आप ये पूरी छूट देते हैं, वैसे ही देखिए क्या होता है। यदि हर दरबारी, हर सेवक और हर आम व्यापारी सीधे सिंहासन तक आकर आपके सामने अपनी मर्जी से कुछ भी बोलने लगेगा, तो आपके पद की गरिमा तुरंत खत्म हो जाएगी। आदर सम्मान की जगह आपसी घनिष्ठता बराबरी ले लेगी और आपका दबदबा घट जाएगा। अगर हर कोई हर समय आपके सामने सच बोल सकता है, तो सच की कीमत कौड़ियों की हो जाएगी और आपका सम्मान पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए एक चतुर राजा को इन दोनों विनाशकारी रास्तों के बीच से एक बहुत ही बारीक और समझदारी का रास्ता निकालना होगा। उसे अपने दरबारियों पर नजर डालनी चाहिए और उनमें से कुछ गिने चुने बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार लोगों को चुनना चाहिए। उसे केवल और केवल इन चुनिंदा लोगों को ही अपने सामने पूरी आज़ादी से सच बोलने का अधिकार देना चाहिए। लेकिन इस अधिकार पर एक बहुत बड़ी पाबंदी होनी चाहिए। ये सलाहकार केवल उन्हीं मुद्दों पर सच बोलेंगे जिनके बारे में राजा खुद उनसे पूछेगा, और किसी भी दूसरी बात पर नहीं। अगर राजा किसी संधि, टैक्स या किसी को सजा देने के बारे में विचार कर रहा है, तो उसे इन बुद्धिमान लोगों को बुलाना चाहिए और उनसे गहराई से सवाल करने चाहिए। उसे उनकी राय सुननी चाहिए, उनकी तीखी से तीखी आलोचना का स्वागत करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वे कूटनीति के झूठे मुखौटे हटाकर बात करें। इस गुप्त चर्चा के दौरान राजा का व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे हर सलाहकार को ये साफ दिख जाए कि वो जितनी बेबाकी और आज़ादी से अपनी बात रखेगा, राजा की नज़र में उसका सम्मान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। पर जैसे ही ये लोग अपनी बात रख दें, जैसे ही सभी सलाहों को तौल लिया जाए और उस गुप्त कमरे के दरवाजे खुल जाएं, तो बहस पूरी तरह खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद राजा को अपने खुद के दिमाग में फैसला करना चाहिए। उसे अपने निर्णय को अंतिम रूप देना चाहिए और अपने फैसले को एक लोहे जैसी अटूट इच्छा शक्ति के साथ लागू करना चाहिए, जिसे बाद में दूसरों की कानाफूसी से बदला न जा सके। अगर कोई शासक इस तरीके से काम नहीं करता, तो वो अलग अलग चापलूसों की विरोधाभासी बातों में उलझकर पूरी तरह भ्रमित हो जाएगा, या फिर वो दरबार की गॉसिप चर्चाओं के आधार पर अपनी नीतियों को इतनी जल्दी जल्दी बदलेगा कि जनता की नज़र में उसकी साख खत्म हो जाएगी और वो हर किसी की नफरत का पात्र बन जाएगा। ज़रा हमारे समय के सम्राट मैक्सिमिलियन का उदाहरण देखिए। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सलाह लेने के इस बारीक खेल को बिल्कुल नहीं समझता। मैक्सिमिलियन अपने फैसलों को बहुत गुप्त रखता है। वो अकेले कमरों में काम करता है, किसी भी जीवित इंसान से सलाह नहीं लेता और अपने मंत्रियों को अपने फैसलों की भनक तब तक नहीं लगने देता जब तक कि उन्हें लागू करने का समय न आ जाए। लेकिन जब उन फैसलों को असलियत में आजमाया जाता है, तो क्या होता है? जैसे ही उसकी सेनाएं आगे बढ़ती है और उसके आदेश जनता के सामने आते हैं, उसकी योजनाओं की कमियां अपने आप उजागर होने लगती हैं। उसके आसपास के दरबारी और सलाहकार विरोध करने लगते हैं, उसके कानों में आपत्तियां फुसफुसाते हैं और उसे वे खतरे दिखाते हैं जिन्हें उसने नज़रअंदाज कर दिया था। और चूंकि मैक्सिमिलियन के पास अपनी खुद की कोई मजबूत और स्वतंत्र बुद्धि नहीं है, इसलिए वो उनके आगे झुक जाता है। वो अपनी योजनाओं को छोड़ देता है, आखिरी वक्त पर अपना मन बदल लेता है और जिसे आज बनाता है, उसे कल खुद ही ढहा देता है। नतीजा ये होता है कि कोई भी इंसान उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। कोई सेनापति उसकी अगली चाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकता और उसकी पूरी विदेश नीति एक ऐसी उलझन बन जाती है जिससे केवल कमजोरी हाथ लगती है। इसलिए एक राजा को दूसरों से सलाह लगातार लेनी चाहिए, लेकिन पूरी तरह अपनी शर्तों पर, अपने चुने हुए समय पर, न कि तब जब कोई दूसरा उस पर अपनी राय थोपना चाहे। हकीकत तो ये है कि उसे अपना दबदबा इतना खौफनाक और मुकम्मल रखना चाहिए कि जब तक वो खुद न कहे, तब तक किसी की भी उसके सामने आकर मुफ्त की सलाह देने की हिम्मत ना हो। फिर भी उसे केवल चुपचाप बैठकर सलाहकारों के बोलने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सवाल पूछने की कला में माहिर होना चाहिए। उसे खुद एक खोजी और जिज्ञासु व्यक्ति बनना होगा, जो सामने रखे गए मुद्दों पर सच को बहुत धैर्य से सुन सके। और अगर उसे कभी भी ये आभास हो कि कोई सलाहकार डर की वजह से अपनी बात छुपा रहा है या सच को मरोड़कर उसे ऐसी चापलूसी का रूप दे रहा है जिसे वो सोचता है कि राजा सुनना चाहता है, तो राजा का गुस्सा उस पर तुरंत और साफ दिखना चाहिए। बाहर से इस राजनीतिक खेल को देखने वाले बहुत से लोग
एक बहुत ही गलत नतीजा निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब किसी राजा को बुद्धिमान माना जाता है तो वो उसकी खुद की बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले अच्छे और काबिल सलाहकारों के कारण होता है। इस ऊपरी और सतही तर्क से धोखा मत खाइएगा। ये इतिहास का एक अटूट और सार्वभौमिक नियम है जो कभी फेल नहीं हुआ। जो राजा खुद स्वभाव से बुद्धिमान नहीं है, उसे कभी भी अच्छी सलाह नहीं मिल सकती, बशर्ते किस्मत के किसी अजीब खेल से वो अपना पूरा राज्य किसी एक बेहद प्रतिभाशाली मंत्री के हाथों में न सौंप दे, जो उसे पूरी तरह नियंत्रित करता हो। लेकिन अगर ऐसा होता भी है, तो उसका शासनकाल बहुत छोटा होगा, क्योंकि वो चतुर मंत्री कुछ ही सालों में उस कमजोर राजा के सिर से मुकुट छीन लेगा और राज्य पर खुद कब्जा कर लेगा। इसके विपरीत, यदि कोई कम अक्कल राजा एक से ज्यादा सलाहकारों से राय लेने की कोशिश करेगा, तो उसे अलग अलग लोगों से स्वार्थ से भरी और एक दूसरे के उलट राय मिलेंगी, जिन्हें आपस में मिलाने या समझने की काबिलियत उसके पास नहीं होगी। हर सलाहकार केवल अपने निजी फायदे, अपने छुपे हुए एजेंडे और अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, जबकि राजा के पास उनके चेहरों के पीछे छिपे सच को देखने के लिए तेज दिमाग ही नहीं होगा। और आप इंसानों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे अपने फायदे के खिलाफ जाकर काम करेंगे। इंसान बुनियादी तौर पर कमजोर और मतलबी होते हैं, और वे आपके प्रति तब तक बुरे और धोखेबाज बने रहेंगे जब तक कि उन्हें किसी बड़ी मजबूरी या कड़े नियमों द्वारा अच्छा बनने के लिए मजबूर न किया जाए। इस प्रकार हम राजा की सत्ता की असली नींव पर पहुंचते हैं। अच्छी सलाहें, चाहे वे जहां से भी आएं, राजा को बुद्धिमान नहीं बनाती, बल्कि इसके बिल्कुल उलट होता है। ये राजा की अपनी आंतरिक और वास्तविक बुद्धिमानी ही होती है जो उसके राज्य में सभी अच्छी सलाहों को जन्म देती है। साम्राज्य के केंद्र में बैठा हुआ दिमाग ही वो अंतिम फिल्टर होना चाहिए। वो लोहे का लंगर होना चाहिए जो इंसानी लालच और धोखेबाज लहरों के बीच पूरे राज्य के जहाज को मजबूती से संभाले। Chapter 11 Fortune and Human Action। ये एक बहुत पुरानी धारणा है जो इंसानों के दिमाग में गहराई से बैठी हुई है और आज पहले से कहीं ज्यादा मानी जाती है कि इस दुनिया के सारे काम किस्मत और ईश्वर द्वारा इस तरह तय किए जाते हैं कि इंसान अपनी पूरी समझदारी और योजनाओं के बावजूद उन्हें बदल नहीं सकता। जब लोग जीवन के इस उतार चढ़ाव और उथल पुथल को देखते हैं, तो वे पाते हैं कि बड़े बड़े राज्य पतझड़ के पत्तों की तरह बनते और बिगड़ते हैं। वे ये मान लेते हैं कि किस्मत के आगे हाथ पैर मारने से कोई फायदा नहीं है। जब आसमान से बाढ़ आनी ही है तो बांध बनाने की क्या जरूरत। ये सोच इंसान के दिमाग के लिए एक अफीम की तरह काम करती है, जो हमारे कानों में फूंकती है कि हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाना और खुद को पूरी तरह किस्मत के भरोसे छोड़ देना ही बेहतर है। यहाँ तक कि कभी कभी जब मैं अपने समय के इस हैरान कर देने वाले और अप्रत्याशित बदलावों को देखता हूँ, तो मेरे मन में भी इस विचार के प्रति एक सहमति सी जाग जाती है। लेकिन हम अपने कर्म करने की आज़ादी, स्वतंत्र इच्छा को इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम पूरी तरह ये मान लें कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, तो इंसान की हिम्मत और उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं रह जाएगा। इसलिए, ताकि हमारी आज़ादी पूरी तरह ख़त्म ना हो, मेरा ये मानना सच्चाई के ज़्यादा करीब है कि किस्मत हमारे आधे कामों को तय करती है, लेकिन बाकी के आधे या उससे थोड़े कम काम वो पूरी तरह हमारे अपने नियंत्रण में छोड़ देती है। ज़रा किस्मत की कल्पना एक ऐसी भयानक और उफनती हुई नदी के रूप में कीजिए जो गुस्सा होने पर विकराल रूप धारण कर लेती है। वो अपने किनारों को तोड़ देती है, पुराने पेड़ों को उखाड़ फेंकती है, बड़े बड़े मकानों को ढहा देती है और एक घाटी की मिट्टी को बहाकर दूसरी जगह जमा कर देती है। उसकी इस भयानक गर्जना के आगे हर कोई अपनी जान बचाकर भागता है। हर कोई बिना किसी विरोध के उसकी ताकत के आगे घुटने टेक देता है। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत के आगे सब कुछ बेबस है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि जब आसमान साफ हो और नदी का पानी शांत हो, तो इंसान को चुपचाप धूप सेकते हुए बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये शांति का समय ही तो होता है जब इंसानों को कुदाल और पत्थर लेकर बाहर निकलना चाहिए और मजबूत बांध व तटबंध बनाने चाहिए। फिर जब अगली बार वो नदी दोबारा उफनेगी, तो उसका खतरनाक बहाव या तो उन बने हुए रास्तों से चुपचाप निकल जाएगा, या फिर उसकी मार इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी कि वो भारी तबाही नहीं मचा पाएगी। किस्मत का खेल भी ठीक ऐसा ही है।
वो अपनी पूरी ताकत वहीं दिखाती है जहां उसे रोकने के लिए इंसानी सूझबूझ और पहले से की गई तैयारियों की कोई दीवार नहीं मिलती। वो अपना शिकार उन्हीं कमज़ोर जगहों को बनाती है जहां उसे रोकने के लिए कोई सुरक्षा इंतज़ाम नहीं किए गए होते। ज़रा हमारे इस खूब बसूरत इटली को देखिए, जो इन भयानक बदलावों और आपदाओं का अखाड़ा बना हुआ है। ये एक ऐसा देश है जो आपसी लड़ाइयों, विदेशी हमलों और टूटे हुए समझौतों के कारण लगातार बिखरता रहा है। बाकी देशों की तुलना में इसने इतने दुख क्यों झेले? क्योंकि इटली एक ऐसा खुला मैदान रहा है जहां न तो कोई मजबूत बांध था और न ही कोई सुरक्षा दीवार। यदि हमारे देश को भी जर्मनी, स्पेन या फ्रांस की तरह एक संगठित ताकत और गहरी सैन्य सूझबूझ से बचाया गया होता, तो ये विदेशी हमलावरों की बाढ़ या तो हमारी सीमाओं को पार ही नहीं कर पाती, या फिर इससे वो तबाही कभी नहीं होती जिसका शोक हम आज मना रहे हैं। आइए देशों की इन बड़ी बातों से थोड़ा नीचे उतरकर राजाओं के निजी जीवन की हकीकत को देखें। हम सबने देखा है कि कैसे एक राजा आज पूरी सुख समृद्धि में जी रहा होता है और कल अचानक पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जबकि उसके स्वभाव, उसकी बुद्धि या उसके तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आता। इस अचानक आने वाले पतन का राज क्या है? इस रहस्य की जड़ राजा के तौर तरीकों और समय की मांग के बीच के तालमेल में छिपी है। जो राजा पूरी तरह किस्मत के भरोसे जीता है, वो किस्मत का मिजाज बदलते ही तुरंत बर्बाद हो जाता है। लेकिन गहराई से देखा जाए तो वही राजा जीतता है जिसके काम करने का तरीका समय की चाल के साथ पूरी तरह मेल खाता है, और वो राजा डूब जाता है जिसके कदम समय की रफ्तार से पीछे रह जाते हैं। जरा सोचिए कि लोग अपने लक्ष्यों यानी धन और प्रसिद्धि को पाने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं। हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं चलता। एक व्यक्ति बहुत फूंक फूंक कर और सोच विचार कर कदम बढ़ाता है, तो दूसरा पूरी तेजी और उतावलेपन के साथ आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति धैर्य और कूटनीति के जाल पर भरोसा करता है, तो दूसरा अपनी ताकत से बाधाओं को चीरता हुआ निकल जाता है। एक व्यक्ति धीरज से काम लेता है, तो दूसरा तुरंत नतीजे चाहता है। फिर भी ये कितनी अजीब बात है कि इन बिल्कुल उलट रास्तों पर चलकर भी दोनों तरह के लोग एक ही मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप दो ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो एक ही रणनीति अपनाते हैं। दोनों बहुत सावधानी से काम करते हैं, लेकिन एक को बड़ी सफलता मिलती है और दूसरा पूरी तरह तबाह हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनकी रणनीतियां अपने आप में सही या गलत थीं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय के हालात या तो उनके तरीकों का स्वागत करते हैं या उन्हें खारिज कर देते हैं। यदि कोई राजा सावधानी और धैर्य के साथ काम करता है और उस समय के हालात ऐसे होते हैं कि वैसी ही धीमी और सोची समझी चाल की ज़रूरत थी, तो वो तरक्की करता है और उसका राज्य बढ़ता है। लेकिन अगर समय का पहिया घूम जाता है, अगर अचानक बिजली जैसी तेज़ी और एक आक्रामक हमले की ज़रूरत आन पड़ती है और वो राजा अपनी फितरत को नहीं बदल पाता, तो वो मारा जाता है। वो खुद को बदल नहीं पाता, क्योंकि इंसान अपने स्वभाव का गुलाम होता है। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी सावधानी से काम करके सफलता पाई हो, वो अचानक खुद को उतावला और आक्रामक नहीं बना सकता। वो नहीं जानता कि ये कैसे किया जाता है, और फिर वो उस रास्ते को क्यों छोड़े जिसने अतीत में हमेशा उसका साथ दिया है। इसलिए वो हिचकिचाता है, वो सही मौके का इंतज़ार करता है, और जब तक वो इंतज़ार करता है तब तक सफलता का मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। पोप जूलियस द्वितीय का उदाहरण देखिए। उनका पूरा शासनकाल तेज और उतावले फैसलों का एक बवंडर था। उन्होंने जो भी काम हाथ में लिया, उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनका सबसे पहला अभियान बोलोनिया पर हमला करना था, जबकि वहां का शासक जियोवानी बेंटिवोग्लियो पूरी तरह सत्ता में जमा हुआ था। वेनेशियन लोग डर और चिंता से देख रहे थे। फ्रांस का राजा सोच विचार में पड़ा था कि क्या किया जाए, लेकिन जूलियस ने अपने उसी स्वभाव के अनुसार बिना किसी का इंतजार किए खुद सेना की कमान संभाली और रोम से कूच कर दिया। उनके इस एक आक्रामक कदम ने वेनिस और फ्रांस दोनों को असमंजस में डाल दिया। वेनेशियन डर के मारे शांत खड़े रहे, और फ्रांस के राजा ने ये देखकर कि पोप खुद मैदान में उतर चुके हैं और भविष्य के लिए उन्हें अपना दोस्त बनाए रखना जरूरी है, अपनी सेना पोप की मदद के लिए भेज दी। जूलियस ने अपने इसी उतावलेपन और तेजी के कारण वो सफलता हासिल की जो दुनिया का कोई दूसरा पोप अपनी पूरी कूटनीति और सोची समझी रणनीतियों से कभी हासिल नहीं कर पाता।
अगर वे रोम में बैठकर संधियों पर दस्तखत होने और योजनाओं के मुकम्मल होने का इंतजार करते, जैसा कि कोई भी आम पोप करता, तो वे बुरी तरह फेल हो जाते। फ्रांस उन्हें टालने के 1000 बहाने बना लेता और वेनिस उनके रास्ते में 100 तरह के डर खड़े कर देता। लेकिन उस समय को एक ऐसे ही साहसी व्यक्ति की जरूरत थी और जूलियस ने वो भूमिका पूरी खूबी से निभाई। वे समय के बदलने से पहले ही चल बसे। अगर उनके सामने ऐसा दौर आता जहां सावधानी और धीमी चाल की जरूरत होती, तो उनका पतन निश्चित था, क्योंकि वे अपने दिल की उस तेज रफ्तार को कभी बदल नहीं पाते। इसलिए हमें इस नतीजे पर पहुंचना होगा कि चूंकि किस्मत बदलती रहती है, लेकिन इंसान का स्वभाव जिद पर अड़ा रहता है। लोग तब तक ही सफल होते हैं जब तक उनके तौर तरीके किस्मत की बदलती हवाओं के साथ चलते हैं। जैसे ही दोनों के रास्ते अलग होते हैं, तबाही आ जाती है। लेकिन अगर मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना हो और ये बताना हो कि कौन सा रास्ता ज्यादा सुरक्षित है, तो मैं पूरी दृढ़ता के साथ यही कहूँगा, सावधान रहने की तुलना में उतावला और साहसी होना कहीं गुना बेहतर है। क्योंकि किस्मत एक स्त्री की तरह है, अगर आप उसे अपने वश में रखना चाहते हैं तो आपको उसके साथ हिम्मत और अधिकार से पेश आना होगा। उसे जीतना पड़ता है, उस पर हुक्म चलाना पड़ता है और उसे झुकने पर मजबूर करना पड़ता है। कोई भी देख सकता है कि किस्मत उन लोगों के आगे जल्दी झुकती है जो पूरे हौसले और दृढ़ संकल्प के साथ उस पर चोट करते हैं, न कि उनके आगे जो ठंडे दिमाग से और डरते कांपते हुए उसके पास आते हैं। और इसीलिए एक स्त्री की तरह किस्मत भी हमेशा युवाओं की दोस्त होती है, क्योंकि युवा कम सावधान और ज्यादा साहसी होते हैं और वे पूरे रौब के साथ किस्मत को अपनी मुट्ठी में करने का दम रखते हैं।